दोस्तों आइए रिव्यू करते हैं नेटफ्लिक्स के नए सीरीज़ काला पानी का। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, वीडियो अगर मेरा लंबा होता है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इंडेक्स दिया होगा, उसमें हर एक टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया होगा उस वीडियो में वो सभी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होगी। तो जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो उस टॉपिक के सामने का टाइम स्टैम्प क्लिक कर लीजिए, तो वीडियो उस समय पर चला जाएगा जब मैंने वो वाला टॉपिक डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो ये भी एक डिटेल्ड वीडियो होगा, मेरे ख्याल से ये 1 आध घंटे का रिव्यू होगा। लेकिन डोंट वरी, आपको जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट है उसका टाइम स्टैम्प आप क्लिक कर लीजिए। मैं भी अपेक्षा नहीं करता कि आप सारे के सारे पूरे वीडियो को देखें, लेकिन मैं एज अ रिव्यूअर चाहता हूं कि आई नीड टू डू जस्टिस। तो मैं हर एक बिंदुवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस पूरे सीरीज़ का एक डिटेल्ड रिव्यू। आइए सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बेसिकली ये एक सिंगल सीज़न है जिसमें 7 एपिसोड्स है, ठीक है, और हर एक एपिसोड 1 घंटे का है। बेसिक प्लॉट क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक मिस्टीरियस डिसीज़ का आउटब्रेक हो जाता है। फिर उस डिसीज़ से आप कैसे बचते हो, टूरिस्ट कैसे बचते हैं। टूरिस्ट में एक फैमिली के बारे में बताया गया है जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, उनके बच्चे अलग रहते हैं और फिर एक दूसरे से वो कैसे दोबारा मिलते हैं। इसी के ऊपर ये पूरी कहानी है। इसमें कुछ और चीज़ें भी बताई गई है, जैसे कॉरपोरेट एनवायरनमेंट कैसा होता है हमारा। नॉर्मली कॉरपोरेट्स किस तरीके से संसाधनों का मिसयूज़ करते हैं, ट्राइबल लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ट्राइबल राइट्स किस हद तक कंट्री में रियली इम्प्लीमेंट होते हैं और कहाँ पे जाकर गवर्नमेंट ट्राइबल्स को भी यानी निशाना बना सकती है आम जनता को बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, थोड़े से एथिकल कनंड्रम्स भी आपको दिखेंगे, यानी ही एथिकल यानी आप यानी आपको लगेगा कि अच्छा क्या है, ये चूज़ करना अच्छा है या वो चूज़ करना। तो एथिकल कनंड्रम्स इसमें बहुत सारे हैं। और फाइनली आपको हमेशा चूज़ करना होता है कि मैं बुरा बनूं या ज़्यादा बुरा बनूं। इन दोनों में ही आपको चूज़ करना होता है, क्योंकि बुरा तो आपको बनना है, क्योंकि ये एक सर्वाइवल ड्रामा है। सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही हमेशा होता है। तो आपको किसी और को मारकर ही ज़िंदा रहना पड़ेगा। लेकिन आप किसे ज़्यादा मारना पसंद करोगे, इसे मारना पसंद करोगे या इसे मारना पसंद करोगे, यही है एथिकल कनंड्रम। फाइनली एट द एंड ऑफ द सीरीज़ आपको ये यहाँ तक कनंड्रम आ जाता है कि आपको ट्राइबल पॉपुलेशन के 400 लोगों को बचाना है या हज़ारों मेनलैंडर्स को बचाना है। तो वहाँ पे तो बहुत ही यानी हार्ट ब्रेकिंग भी लगता है। और फिर गवर्नमेंट फाइनल क्या डिसीजन लेती है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। सो ऑल दिस इज़ रियली ग्रेट। मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा बना है, और ये इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसा ड्रामा बनना मैंने आज तक तो कभी नहीं देखा था, कि इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसा ड्रामा जिसमें इतना सब कुछ एथिकल कनंड्रम्स वगैरह के साथ है। तो इट इज़ अमेजिंग। ये पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देख चुके हैं 2000s में, वहाँ के टीवी सीरीज़ अगर आप लॉस्ट वगैरह देखते थे तो लॉस्ट है, हीरोज़ है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन ये चीज़ें इंडियन कंटेक्स्ट में कभी आएगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो कुडोज टू नेटफ्लिक्स इंडिया, ये चीज़ अब इंडिया में भी बनना शुरू हो चुकी है। इसमें राइटर्स कौन है? तो राइटर्स है विश्वपति सरकार। ये आपने TVF में देखा होगा, द वायरल फीवर करके एक YouTube चैनल है, इस पे आपने देखा होगा। ये वहाँ पे भी राइटिंग ही करते थे और कभी कभी एक्टिंग भी करते थे। काफ़ी अच्छे शोज़ उन्होंने दिए। इनके साथ है संदीप संकेत। संदीप संकेत भी एक राइटर है यहाँ पे, और उन्होंने TVF के लिए भी राइटिंग इससे पहले किया हुआ है। इसके बाद और एक मेन फीचर इसका ये है मोना सिंह। तो मोना सिंह यानी जस्सी जैसी कोई नहीं वाली जो एक्ट्रेस है वो इसमें भी नज़र आती है। इससे पहले उन्होंने लाल सिंह चड्ढा में भी थोड़ा सा किरदार निभाया था, लेकिन लाल सिंह चड्ढा तो बॉयकॉट की शिकार हो गई, इसलिए मोना सिंह का उसमें कोई गलती नहीं थी। वो बेचारी फिर भी यानी उनकी मूवी नहीं चल पाई। तो होपफुली इस वेब सीरीज़ को कोई बॉयकॉट नहीं करेगा, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी मुझे लगा नहीं इसमें कि कंट्रोवर्सी होगी। तो भक्त गैंग इसे मुझे नहीं लगता कि बॉयकॉट करेगी, एंड मोना सिंह को थोड़ा सा एक राहत ज़रूर मिलेगी। मोना सिंह ने केवल एक एपिसोड में काम किया है, फर्स्ट एपिसोड, ठीक है, 7 में से केवल एक एपिसोड में, लेकिन जो काम किया है वो ज़बरदस्त किया है। उन्होंने एक छाप अपनी छोड़ी है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आशुतोष गोवारिकर यहाँ पे डायरेक्टर के रोल में नहीं है, यहाँ पे एक्टर के रोल में है। आशुतोष गोवारिकर ज़बरदस्त डायरेक्टर है,
ये हम जानते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग कैसी है ये अगर आपको जानना है तो ये वेब सीरीज़ आप देख सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ऑनेस्ट किरदार उन्होंने निभाया है, यानी ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ उन्होंने वो किरदार निभाया है। वो एलजी का रोल करते हैं। एलजी एक क्या नाम है उनका, कादरी कुछ तो होता है, ही इज़ शोन टू बी अ मुस्लिम एलजी। देखो ये टीवीएफ जो है इट्स बेसिकली अ लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ अ लेफ्ट लीनिंग काइंड ऑफ अ कंपनी। ये इनमें से जितने भी राइटर्स वगैरह है ये सारी चीज़ें लेफ्ट लीनिंग है। अगर आप नेटफ्लिक्स भी देखें तो नेटफ्लिक्स इज़ ऑल्सो लेफ्ट लीनिंग। तो नॉर्मली ये लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर बनाएंगे या फिर ऐसा दिखाएंगे कि क्यों नहीं एलजी एक मुसलमान हो सकता वगैरह वगैरह। सो एक लेफ्टिस्ट एंगल हमेशा ही होता है इसमें। अगर आप नेटफ्लिक्स की कोई भी सीरीज़ देखें, आप लैला देख लीजिए या फिर कुछ भी, कोई भी नेटफ्लिक्स की अगर सीरीज़ होती है तो उसमें थोड़ा सा लेफ्ट एंगल ज़रूर होता है। इवन खुफिया में एक लेफ्ट एंगल था ही। थोड़ा सा आपने देखा होगा कि लेस्बियंस, यानी तब्बू वॉज शोन टू बी अ लेस्बियन, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको लेफ्ट का पगड़ा बहुत भारी दिखेगा। तो ये है एक ओवरऑल समरी इस वेब सीरीज़ की। मैंने 2 मिनट के अंदर कोशिश करी है कि ये कवर करने का कि मोटा माटी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10 और मेरे हिसाब से आप इसे बिल्कुल बिंदास्त अपने फैमिली के साथ देख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई बहुत कम नॉमिनल न्यूडिटी है, सेक्स तो है ही नहीं। और अगर आप फाउल लैंग्वेज कहेंगे तो थोड़ी सी है, इतना तो चल ही जाता है। इतनी फाउल लैंग्वेज तो आपके बच्चे भी सुनते ही होंगे, बाय द वे, आपको शायद पता नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये आप बिल्कुल बिंदास अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। मेरा तो हिसाब ये है। लेकिन अगर आप इसका सर्टिफिकेशन देखेंगे तो ये एक एडल्ट सर्टिफाइड वेब सीरीज़ है। सो डिस्क्रिप्शन एडवाइज, आप अपने डिस्क्रिप्शन से सोचिए, आप अपने विवेक बुद्धि से डिसाइड कीजिए कि आप बच्चों के साथ देख सकते हो या नहीं। लेकिन मुझे तो ठीक लगता है। आई डोंट थिंक कि इसमें ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है जो आप बच्चों के साथ नहीं देख पाओगे। अब मैं डिटेल्ड रिव्यू यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा कि क्या बेसिक रीज़न्स है जिसके लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। सबसे पहला रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ पैन इंडिया फिल्म, एंड केवल पैन इंडिया नहीं तो ये एक ग्लोबल फिल्म भी है। पैन इंडिया का क्या मतलब है, आजकल देखिए बॉलीवुड का जब से बॉयकॉट शुरू हुआ है तब से बॉलीवुड में जितनी भी मूवीज़ बनती है, हिंदी मूवीज़ जितनी बनती है, उसमें एक्टर्स मिक्स लेते हैं ये लोग। मेन एक्टर अगर हिंदी है तो एक साइड एक्टर या विलन का रोल वो साउथ इंडियन एक्टर का लेंगे। जैसे जवान में भी हमने देखा था शाहरुख खान के साथ एक साउथ इंडियन एक्टर को भी उन्होंने जोड़ लिया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यानी ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि इसमें हिंदी बेल्ट में भी वो मूवी बहुत अच्छे से चलती है, साउथ इंडिया में भी बहुत अच्छे से चलती है, और अगर कोई मुस्लिम एक्टर है तो फिर मिडिल ईस्ट में भी चल जाती है। सो दैट इज़ द बेसिक मसाला दैट नॉर्मली पीपल यूज़ टू मेक फिल्म्स नाउअडेज। नेटफ्लिक्स में भी वही मसाला उन्होंने यूज़ किया है। पूरी की पूरी मूवी अगर आप राइटर्स देखें, प्रोड्यूसर देखें, डायरेक्टर देखें, सारे हिंदी है, यानी नॉर्थ इंडियंस। लेकिन पूरा का पूरा प्लॉट साउथ इंडिया में भी नहीं, उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में डाल दिया है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे कलाकार साउथ इंडियंस है ऑब्वियसली। इंडिया से जो ज़्यादा क्लोज है, दैट अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज़ मोर क्लोज टू द साउथ ऑफ इंडिया, राइट। इसलिए साउथ ऑफ इंडिया का उस पर बहुत भारी छाप दिखती है आपको इस वेब सीरीज़ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये वेब सीरीज़ ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी बन सकती है, या फिर एक ग्लोबल फुटप्रिंट भी इसकी है। मैं बताता हूँ कैसे। इसमें मेन रोल जो इन्होंने निभाया है, जो ट्राइबल्स का जो मेन रोल किया है, ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्राइबल्स ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से यानी अफ्रीकन डिसेंट के लोग लिए हुए हैं। दे आर नॉट इवन फ्रॉम इंडियन डिसेंट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो ये जो एक्टर है, ही इज़ अ वेरी nice actor actually, coming from African descent, and he is called as Desire Junior Bind। और उसके साथ साथ डेविड वरुआ ने भी बहुत अच्छी अदाकारी की है। ये दोनों ही मैंने पहली बार देखा है कि एक इंडियन सीरीज़ में आपने वेस्टर्न एक्टर्स को लिया है और इस टाइप से आपने कुछ करने की कोशिश करी है। आई रियली लाइक इट। वेस्टर्न तो नहीं बोलना चाहिए, इट्स अफ्रीकन, लेकिन फिर भी दैट इज़ रियली ग्रेट। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये कॉम्बिनेशन। दैट इज़ अ बिगेस्ट रीज़न आई विल से जिसके लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए कि एक पैन इंडिया तो है ही, ये एक ग्लोबल फिल्म है, इसलिए इसे फिल्म नहीं वेब सीरीज़ बोलना चाहिए इसे।
तो ये आप इसलिए तो ज़रूर देखना चाहिए। दैट इज़ रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 इज़ अटेंशन टू डिटेल। देखो, नॉर्मली मुझे जो मूवीज़ अच्छी लगती है या फिर जो वेब सीरीज़ अच्छी लगती है वो होती है जिनमें अटेंशन टू डिटेल अच्छा होता है। यानी एक एक चीज़ जो है वो फैक्चुअल लगनी चाहिए, ऐसा लगना, ऑल्दो दिस एंटायर वेब सीरीज़ इज़ द वर्क ऑफ फिक्शन, लेकिन वो फिक्शन में भी जो यानी एक एक छोटे छोटे डिटेल जो दिए होते हैं ना, इससे वो रियलिस्टिक लगती है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैप देख लीजिए। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का मैप क्या है? दिस इज़ मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया के अलावा भी इंडिया है, बाय द वे, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे केरल के पास आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, और अगर आप यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये यहाँ पे रेड में हाईलाइट किए हुए हैं। ये अंडमान सी भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो कुछ और भी आइलैंड्स हैं। जैसे आप ये आइलैंड देखिए, आप देख पा रहे हो, ये आइलैंड, ये कोको आइलैंड्स, इसके बाद में ये वाला आइलैंड। तो ये एक्चुअली इंडिया के पार्ट्स नहीं है। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, ये म्यांमार के अंडर आते हैं, ठीक है। और यही अटेंशन टू डिटेल इसमें दिया हुआ है। एक्चुअली जब यहाँ पे आउटब्रेक होता है और जो कॉरपोरेट्स को यहाँ से भाग कर जाना होता है, तो ये नॉर्मली इंडिया तो भाग नहीं सकते क्योंकि कोस्ट गार्ड उन्हें पकड़ लेगा, क्वारंटाइन जोन में है ये लोग, इंडियन कोस्ट गार्ड पकड़ेगा ना। लेकिन अगर ये लोग भाग जाते हैं म्यांमार वाले किसी आइलैंड में, और ख़ास तौर पे अगर वो आइलैंड उस कॉरपोरेट ने खरीदी कर लिया होगा म्यांमार गवर्नमेंट से, तो वो बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो यही चीज़ इसमें बताई है। दिस इज़ कॉल्ड एज अटेंशन टू डिटेल। यानी क्या है कि ऐसे पहले हिंदी मूवीज़ कैसी थी ना कि कुछ भी चल जाता था यार, कुछ भी बता देते थे। अभी ऐसा नहीं है, जो रियलिस्टिक लगे वो बताया जाता है। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत रियलिस्टिक लगा कि हाँ, सही में अगर ऐसा क्वारंटीन है और कुछ कॉरपोरेट्स को अगर वहाँ से भागना है तो वो कहाँ भागेंगे, और कोस्ट गार्ड से भागना इट्स इम्पॉसिबल, ये रियलिटी है। वो कॉरपोरेट जैसे छोटे मोटे लोग तो बिल्कुल ही नहीं भाग सकते कोस्ट गार्ड से, ठीक है। उसके लिए अगर देखो, अगर चाइना कोई कोशिश करे तो हो सकता है भी कोस्ट गार्ड को चकमा दे दे, लेकिन कोई कंट्री करेगी तो ये पॉसिबल है। छोटे मोटे कॉरपोरेट्स ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो ऐसा यानी सही, एकदम रियलिस्टिक लगा ये बात मुझे। बाद में एक और रियलिस्टिक बात मुझे ऐसी लगी कि परमिशन ऑफ द एलजी के परमिशन के बिना किसी भी यूनियन टेरिटरी में या फिर स्पेशली इस टाइप के एरिया में जो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी और नेचर के दृष्टिकोण से भी, यानी एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे एलजी के परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात यहाँ पे बखूबी बताई है। आई लाइक्ड इट, वेरी वेरी करेक्ट फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, परफेक्ट है इसका। फिर फिक्शन अराउंड द डिसीज़, जो डिसीज़ इसमें बताया हुआ है, वो डिसीज़ का बेसिक क्या है, यानी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसके सिम्टम्स क्या है, और उसका क्योर क्या हो सकता है, और वो क्योर तक कैसे पहुँचते हैं। ये बहुत ही रियलिस्टिकली बताया हुआ है, और सिम्टम्स बहुत ही कंसिस्टेंटली फर्स्ट एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक सिम्टम्स करेक्ट बताए हुए हैं। इसका मतलब आपने स्क्रिप्ट बनाते समय दिमाग का इस्तेमाल किया था। वेरी वेल रिटन, वेरी 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 वेल रिटन। तो ये बात भी मुझे बहुत पसंद आई। फिर इवोल्यूशनरी इम्यूनिटी इन द ट्राइबल्स, तो ट्राइबल जो वहाँ की समुदाय होता है उसको ये डिसीज़ क्यों नहीं लगता, तो ये भी इसका रीज़न बहुत सही दिया है। अब क्या रीज़न है मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता आपको, लेकिन रीज़न सही दिया है, एकदम परफेक्ट रीज़न दिया है। और इवोल्यूशन, ये इन्हें पता लगता है कि ये वायरस कोई आज का नहीं है, बहुत वर्षों का है, शायद सेंचुरीज़ पहले से चला आता है। और फिर ट्राइबल्स में ये इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप होती है, किस प्लांट के वजह से बिल्डअप होती है, वो सारी चीज़ें आपको वेब सीरीज़ देखकर पता लगेगी। वेरी वेल रिटन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी बात जो मुझे और भी अच्छी लगी वो है इसके एथिकल डायलेमा, यानी कनंड्रम यानी मैं ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, और ये एग्जाम्पल भी बाय द वे इसके सेकंड एपिसोड से ही मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि एक ट्रेन की पटरी है और उसके ऊपर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेटेस्ट से 5 बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। अब आप स्टेशन में वो जो स्विच होता है ना, जहाँ से आप चेंज कर सकते हो पटरी, गाड़ी किस पटरी पे आएगी वो आप चेंज कर सकते हो। तो सपोज़ वो हैंडल, वो स्विच आपके हाथ में, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि मेन पटरी पे जहाँ पे गाड़ी है वहाँ पे 5 लोग
5 बच्चे बैठे हैं तो वो मर सकते हैं, तो आप वो लिवर खींच के दूसरे ट्रैक के ऊपर अगर लेकर जाओ तो उस ट्रैक के ऊपर केवल एक बच्चा है। तो फिर एथिकल डायलेमा आपका ये रहेगा कि भैया ये 5 बच्चे तो शायद जानते भी होंगे कि ये ट्रेन आ रही है, या फिर इनकी गलती है और नसीब इनका ख़राब है, या फिर जो भी है, होना तो यही चाहिए था, एक्चुअली यही होगा अगर मैं कुछ ना करूँ तो, कि ये मर जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं, जो हो रहा है वो देखूंगा, केवल मूक दर्शक बनता रहूँगा। या फिर मैं अपना दिमाग लगाकर जो बच्चा नहीं मरने वाला था उस बच्चे को मैं मार दूँ केवल इन 5 लोगों को बचाने के लिए, जो एक्चुअली गलत कर रहे थे बच्चे, और ये बच्चा बेचारा सही कर रहा था क्योंकि इसे पता है कि इसके ऊपर ट्रेन नहीं आने वाली है। तो मैं एक सही बंदे को मार दूं ताकि 5 गलत बंदे बच जाए। तो ये एक एथिकल डायलेमा आ गया। इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि चलो यार वो एक बच्चे को मार देते हैं ताकि 5 लोगों की जान बच जाए, भले ही वो सही हो या गलत हो, यानी वो बच्चा सही कर रहा था, ये बच्चे गलत कर रहे थे, फिर भी चलो यार गलत बच्चों को मैं बचा लूँ क्योंकि 5 बच्चों को मैं बचा सकता हूँ। अब इसमें आप सोचिए कि मान लीजिए वो जो एक सही करने वाला बच्चा था वो मान लीजिए आपका कोई सगा रिश्तेदार हो या आपका खुद का बच्चा हो, भगवान ना करे। ऐसे में आप क्या करोगे? क्या आप वो लिवर खींचोगे? क्या आप उस बच्चे को मारोगे? या फिर जैसी ट्रेन चल रही है वैसे चलने दोगे? ऐसे में ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि भैया मैं इसमें पढ़ूंगा ही नहीं, देर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू पुल द लिवर, जैसे चल रहा है मैं चलने दूंगा, मैं तो किसी को फेवर भी नहीं कर रहा हूँ यार, किस्मत की बात है ये लोग वहाँ पे बैठे थे और ट्रेन चल गई, मेरा बच्चा तो सेफ रहेगा कम से कम। इसी को कहते हैं एथिकल डायलेमा। इसको इस मूवी में, इस सीरीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया हुआ है। हर एक एपिसोड में आपको एथिकल डायलेमा मिलता है। जैसे चूजिंग बिटवीन द ट्राइबल्स एंड द मेनलैंडर्स, तो एक स्टेज ये आ जाती है कि ट्राइबल्स से ये इम्यूनिटी आप खींच सकते हो, लेकिन उसमें वो ट्राइबल की जान जा सकती है। 90% चांसेस है कि वो ट्राइबल मर जाएगा, लेकिन आपका एक मेनलैंडर बच जाएगा। ये भी एक है। तो आपको ये करना है क्या है ना, इसकी जान बचाने के लिए उसकी जान आप दे सकते हो क्या? अब ट्राइबल की जान ज़्यादा महत्वपूर्ण है या एक मेनलैंडर की जान ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बहुत सारे एथिकल डायलेमाज है। फिर अगर मान लीजिए कि एक ट्राइबल को मार के मैं सपोज एक डजन भर, एक 12 मेनलैंडर्स को बचा पाऊँ, तो फिर इसको मार सकते हैं क्या? और मार सकते हैं तो क्या इसका जीने का अधिकार नहीं है? जस्ट बिकॉज ही इज़ इम्यून, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी इम्यूनिटी को खींच लो, उसको मार दो। वो बेचारा इम्यून था, वो तो इस डिसीज से मरने भी नहीं वाला था, तो आप बीच में पड़े, आपने इसको मार दिया ताकि 12 लोग और बच जाए। ये एक एथिकल डायलेमा है। फिर दूसरा एथिकल डायलेमा ये भी है कि मान लीजिए कि इनकी प्रजाति में ये आखिरी 400 लोग बचे हैं इस ट्राइब में, और आप इनको इस्तेमाल करके मान लीजिए कि हज़ारों मेनलैंडर्स को बचा सकते हो। मेनलैंडर्स यानी जो मेनलैंड इंडिया में रहते हैं, वहाँ से टूरिस्ट जो आए हैं, तो हज़ारों को बचाने के लिए क्या आप इन 400 की बलि दे सकते हो? और अगर 400 की बलि दे सकते हो तो ये आखिरी 400 है, इसके बाद में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इनके नेटिव कोई नहीं रहेंगे। एक पूरी की पूरी प्रजाति आप ख़त्म कर रहे हो, प्रजाति नहीं कहना चाहिए, कम्युनिटी, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी आप ख़त्म कर रहे हो। तो क्या ये वाजिब है? आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं? फिर से एक एथिकल डायलेमा यानी कनेंड्रम। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और फाइनली डिसीजन यही होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, यानी जो एलजी होता है, ये बेसिकली ट्राइबल्स के बहुत फेवर में होता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पे ये डिसीजन चेंज कर लेता है, बोलता है कि हज़ारों की जान बचाने के लिए मैं इन 400 लोगों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और ट्राइबल्स भी पूरी तरीके से मेनलैंडर्स के फेवर में होते हैं, वो चाहते हैं कि इनकी जान बचे, पूरी कोशिश करते हैं इनकी जान बचे। लेकिन जब वो ये देख लेते हैं कि ये मेनलैंडर्स तो बिल्कुल हमारे जान के ऊपर ही आए हैं, तब ये भी फाइट बैक करते हैं। तब वो ये इन्हीं लोगों के खिलाफ फाइट बैक करते हैं जिनकी जान अब तक ये बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों कम्युनिटीज़ यानी मेनलैंडर्स एज वेल एज द नेटिव्स, ये पहले एक दूसरे के फेवर में होते हैं, फिर जब अपने जान के ऊपर आ जाती है तब कैसे बिना, यानी उनकी दुर्भावना नहीं होती है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो एक दूसरे के खिलाफ भिड़ जाते हैं। और यहीं पे इस सीरीज़ का एंड दिखाया है। सीरीज़ की ब्रिलियंस इस बात से समझ में आती है कि इन दोनों में से कौन सर्वाइव करेगा। बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, यानी जो भी फिट होगी ज़्यादा प्रजाति या कम्युनिटी, वही सर्वाइव करेगी। लेकिन कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा फिट है?
क्या हम ज़्यादा फिट है, जो टेक्नोलॉजी के साथ है सारे लोग, हम ज़्यादा फिट है, या फिर वो लोग जो ट्राइबल्स है जिनके पास एक्चुअली इम्यूनिटी है, जो इस वायरस से लड़ सकते हैं, जो जिनमें जनरेशन से ये उनके डीएनए में ये इम्यूनिटी आ चुकी है, वो ज़्यादा फिट है। तो दोनों में से कौन से फिट है? मेरा अगर टेक लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइबल्स जीतेंगे ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल से देखिए, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन जीतेगा ऐसे सिचुएशन में। मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइबल्स हमेशा जीतेंगे। रीज़न इज़ कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आप देखिए, रियलिटी में इसका थोड़ा सा फैक्ट, इसका ट्रिविया मैं आपको बता दूं। इसकी पॉपुलेशन है केवल 3.8 lakhs, और इवन मैं जहाँ से काम करता हूँ, मैं पिंपरी चिंचवड़, विच इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ पुणे, तो इसकी पिंपरी चिंचवड़ की पॉपुलेशन है 17 lakhs, और पूरे के पूरे अंडमान निकोबार के आइलैंड्स की पॉपुलेशन है 3.8 lakhs ओनली। अगर आप पुणे सिटी की बात करें तो 43 lakhs हमारी पॉपुलेशन है पुणे में। जस्ट कंपेयर इट विथ इनकी पॉपुलेशन, तो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 46 पीपल रहते हैं। 50 लोग भी नहीं, 50 लोगों से कम लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। इतनी कम डेंसिटी है। ऐसे में अगर केवल एक कोम्बिंग ऑपरेशन भी करना है, यानी केवल ढूंढना है ट्राइबल्स को, तब भी ये बहुत डिफिकल्ट है। कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, दुनिया की कोई गवर्नमेंट। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आपने देखा होगा तालिबान, अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका जैसे सुपर पावर ने तालिबान को ढूंढ कर चुन कर मारने की कोशिश करी, वो तालिबान भी बच गए। क्यों? क्योंकि इतना स्पेस पॉपुलेशन है और इतना माउंटेनियस टेरेन है कि वहाँ पे गोरिल्ला वॉरफेयर ज़्यादा सूटेबल है। वहाँ पे आप ढूंढ ही नहीं सकते लोगों को। दूसरी बात कि ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो आप कैसे ढूंढोगे किसी को? अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो तो आपके पास तो ये जितना भी टेक्नोलॉजी तामझाम है आपका, वो तो धरा का धरा रह गया। आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप वो नहीं जान सकते, आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन टैप नहीं हो सकता, या फिर SMS करेंगे, कुछ भी। यानी अगर मोबाइल डिवाइस ही नहीं है उनके पास तो आप ट्रैक कैसे करोगे यार किसी आदमी को? अगर डिवाइसेस है ही नहीं उनके बॉडी पे कहीं, आप ट्रैक कहाँ से करोगे? वो कहीं कार्ड स्वाइप नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। तो बेसिकली आपको अपने ट्रूप्स भेजकर कोम्बिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत 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 डिफिकल्ट है। ठीक है, अभी जो इजराइल और पैलेस्टाइन में चल रहा है, गाजा पट्टी में, एग्जैक्टली कोम्बिंग ऑपरेशन ही चल रहा है। वो बहुत ही डिफिकल्ट बात है, इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट। ऐसी बात है। तो मेरा हिसाब तो यह है कि भैया ट्राइबल्स हमेशा ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा एडवांटेज में होते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल कि ट्राइबल्स को हम एनहिलेट करेंगे किसी भी तरीके से। सिमिलरली ट्राइबल्स हमें एनहिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर अ बिगर लैंड मास एंड वी आर टू मेनी इन नंबर, एंड ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली फिर भी जीतेगा कौन? जीतेंगे बेसिकली आप रूल ज़रूर करोगे, लेकिन राज आपका चलेगा नहीं। जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिकन्स हैड देयर पपेट गवर्नमेंट देयर, लेकिन राज उनका कम चलता था। बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पे तालिबान फिर भी शासन कर रहा था। तो भले ही एट द टॉप हो सकता है आपका कोई टिटुलर हेड हो, लेकिन अंदर जो भी चल रहा है वो आपके पूरी तरीके से आपके फेवर में नहीं रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये मुझे जो अटेंशन टू डिटेल है और ये सारी चीज़ें जो है, एथिकल डायलेमा जो है, ये बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर एक और एथिकल डायलेमा मैं आपको बता दूं। जैसे एक मान लीजिए कि आप एक बेटी के पिता हैं और छोटी सी बच्ची है आपकी, मान लीजिए 6 साल की बच्ची है। उस बच्ची को इस पूरे डिसीज़ के दौरान बचाने वाली एक नर्स है। तो उस नर्स के आप पैर पड़ चुके हो, आपने कहा कि बहुत उपकार हो गए जी आपके। उसके बाद मान लीजिए उस नर्स ने नोटिस किया कि आपकी बेटी तो इन्फेक्टेड है, और वो नर्स अगर ये कहे कि नहीं मैं तो अथॉरिटीज़ को बताऊंगी, इस एक बच्ची के लिए हज़ारों की जान धोखे में हम नहीं डाल सकते, तो इस बंदी को हम इवैक्यूएट नहीं करेंगे। ऐसे में बाप करके आप क्या करोगे? तो नॉर्मल सी बात है यार, नॉर्मली तो मैं उपकार मान रहा था उस नर्स का, वो नर्स के उपकार है, लेकिन जब बात बच्ची के जान पे आ जाए तब मैं उस नर्स की जान ले सकता हूँ। और यही एक एथिकल कन्फ्रंट इसमें भी दिया हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल रियलिस्टिक। ये हो सकता है रियल लाइफ में। यानी आज आप जिसे भगवान की तरह मानते हो कि भैया आप
देव माणूस हम कहते हैं मराठी में, तो बिल्कुल तुम्ही देव माणूस आहात, लेकिन अगर वो मेरे बच्चों के जान के ऊपर आ जाए तो मैं क्या करूँगा? फिर मैं उसे भी मार दूंगा और उसमें मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं होगा, राइट? दिस इज़ द काइंड ऑफ एथिकल डायलेमा दैट इज़ शोन। बहुत ही डीप सीरीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे पेबल्स का यूज़ हुआ है, यानी जो कही सुनी बातें होती है, या फिर जैसे ईसप की कहानियाँ वगैरह, जो कहानियाँ होती है जो जनरेशन से जनरेशन तक हमें बताई जाती है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी ये ट्रैक की, कि ये ट्रैक है, इस पे 5 बच्चे हैं, वहाँ पे एक बच्चा है, तो एक स्विच आपके हाथ में, आप क्या करोगे? ये स्विच वाले पेबल का इस्तेमाल या फिर इस कहानी का इस्तेमाल इन्होंने पूरे एपिसोड्स में, सभी एपिसोड्स में किया है। यानी सेकंड एपिसोड में ये शुरू होता है, तो सेकंड से लेकर 7th एपिसोड तक, यानी 6 के 6 एपिसोड्स में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। वेरी नाइस, आई लाइक्ड इट। दूसरा इन्होंने कहानी का इस्तेमाल किया है फ्रॉग एंड स्कॉर्पियन। तो ये क्या कहानी है कि एक फ्रॉग और स्कॉर्पियन दोनों को नदी पार करनी होती है, वरना वो मर जाएंगे, ठीक है? तो स्कॉर्पियन फ्रॉग को कहता है कि भाई मैं तेरे पीठ पे बैठ जाता हूँ और तुझे तो तैरना आता है, तो हम दोनों पार कर लेते हैं। तो फ्रॉग कहता है भाई तेरे पे भरोसा नहीं कर सकते, तू तो यार बिच्छू पे कोई भरोसा करेगा क्या? बिच्छू तो डंक मारने के लिए ही माना जाता है, तो ये तू ज़रूर मुझे काटेगा, अगर और तेरा काटा तो पानी तक नहीं मांगता, तो मैं वहीं मर जाऊंगा, तो फिर मैं तेरी क्यों मदद करूं? तो स्कॉर्पियन बोलता है अरे भरोसा रख, मैं दोस्त हूं तेरा, और अगर मैं तुझे काटूंगा तो तू डूब जाएगा, तो तेरे साथ मैं भी तो डूबूंगा, मैं अपने जान की तो फिक्र होगी ना मुझे, तो इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। चलो दोनों मान जाते हैं। फिर फ्रॉग जैसे ही इन द मिडल ऑफ द वाटर आता है, स्कॉर्पियन को रहा नहीं जाता, वो अपने फितरत पे आ जाता है, काटना उसकी फितरत होती है, तो वो उसे काट लेता है। अब ऑफ कोर्स फ्रॉग मरता है, और मरते मरते वो स्कॉर्पियन से पूछता है कि भाई मेरे साथ तो तू भी डूबेगा ना, तो तूने ऐसा क्यों किया? मेरी भी जान गई और तेरी भी जान चली गई। तो उसने कहा ये काटना मेरी फितरत है। ये है ये एक स्टोरी है। अब इस स्टोरी का इस्तेमाल इस वेब सीरीज़ में बहुत बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। और एक चिरंजीवी नाम का एक कैरेक्टर है इसमें, वो पहले स्कॉर्पियन के रोल में होता है और बाद में वो फ्रॉग के रोल में होता है। वो अपने जान पर खेल कर किसी की जान बचाता है बाद में, बट पहले वो स्कॉर्पियन होता है। तो वो हर किसी से लेता है, हमेशा, कभी किसी को कुछ नहीं देता, हमेशा किसी न किसी से लेना या किसी को बेवकूफ़ बनाना, अपना प्रॉफिट देखना केवल। और ये जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जब वो फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जब वो उसका मन परिवर्तन हो जाता है, तब वो अपने जान पर खेलकर किसी दूसरे की जान बचा देता है। तो ये बहुत सही, मज़ा आएगा, ये सीरीज़ देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर ये सीरीज़ रियलिस्टिक है, कोई आइडियलिस्टिक सीरीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भी सिचुएशन है उसमें रियलिस्टिक बताया हुआ है कि रियली ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। जैसे एलजी है, एलजी बहुत ही फेवर में होता है ट्राइबल्स के, लेकिन जब ये बात आ जाती है कि हज़ारों लोगों की जान बचानी है, तो फिर वो वही एलजी ये ऑर्डर देता है कि भैया इन सबको बंदी बना लो और इनमें से वो इम्यूनिटी एक्सट्रैक्ट कर लो, भले मर जाए, लेकिन मुझे ये 1000 लोग ज़िंदा चाहिए, ये 400 लोग मरते हैं तो मरने दो। ये जो है, ये इसे कहते हैं रियलिस्टिक थिंग। रियलिटी में भारत सरकार भी अगर होगी, कोई भी सरकार होगी दुनिया की, यही डिसीजन लेगी। एलजी यानी क्या होता है? भारत सरकार का नुमाइंदा होता है, तो सरकार कभी भी ऐसा ही निर्णय लेगी, ये रियलिस्टिक है। लेकिन अगर आप आइडियलिस्टिक तरीके से देखो तो भैया कुछ जाने बचाने के लिए इनके जीने के अधिकार को आप कैसे क्या इन्हें वंचित कर सकते हो अपने जीने के अधिकार से? बिल्कुल सही बात है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं चलता। रियल वर्ल्ड में लोग स्ट्रॉन्ग और हार्ड डिसीजंस ही लेते हैं, और इसी को लोग कहते हैं कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। ये गलत ही है। आप अगर वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखेंगे, विंस्टन चर्चिल ने जो डिसीजंस लिए वो हार्ड ही थे, गलत ही थे वो सारे डिसीजन। अगर ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत गलत डिसीजंस लिए, लेकिन अगर उनके नेशन के हिसाब से देखें, अगर लीडरशिप के हिसाब से देखें, तो बहुत सही डिसीजंस थे। तो अच्छा डिसीजन या बुरा डिसीजन नहीं होता, सही या गलत होता है। देश के लिए क्या सही है, यही वो लीडर लेता है। और ये केवल लीडरशिप में नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी, जैसे उस नर्स को मारना ताकि मेरी बच्ची बच जाए, ये तो कोई भी करेगा। पता है कि ये डिसीजन भैया बुरा डिसीजन है, लेकिन उस समय वो सही डिसीजन है।
ये इसमें बताया, वेरी रियलिस्टिक। दूसरी बात मुझे ऐसी लगी कि इसमें कोई भी स्टोरी जो होती है, किसी की भी स्टोरी, उसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाया। जानबूझ के ये करने की कोशिश नहीं करी है कि यार चलो हैप्पी एंडिंग दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा मूवी के एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर सब ठीक ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है। ये उनका एक डायलॉग था, ओम शांति ओम का। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। वहाँ पे यानी हर एक स्टोरी में आप देखेंगे कोई माँ मर जाती है, उसे जानबूझ के खींचतान के बचाने की कोशिश नहीं करी है। जो रियलिस्टिकली हो सकता है वो दिखाया है। फिर उसके बाद में वो बाप यानी उसका बेटा मर जाता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं बताया है कि अरे एकदम एक हीरोइक रोल में किसी भी तरीके से बच्चे को बचा लेता है। नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं था, तो नहीं बचता है बच्चा। बच्ची बड़े मुश्किल से बचती है, लेकिन वो भी इन्फेक्ट हो जाती है। ये बहुत रियलिस्टिक सिचुएशंस बताई है इसमें। कोई भी ऐसा यानी आइडियलिस्टिक दिखाने के चक्कर में गलत नहीं बताया है इसमें। तो दिस इज़ ऑल्सो वॉट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस सीरीज़। फाइनली आशुतोष गोवारिकर, मोना सिंह ने बहुत अच्छा ठीक ठाक रोल किया है। TVF मेंबर्स की राइटिंग मुझे ठीक लगी। कुछ लोगों के रिव्यूज़ ऐसे आए हैं कि अरे यार इसमें तो एंटरटेनमेंट कंपोनेंट इन्होंने बिल्कुल ही नहीं दिया है। द वायरल फीवर वाले लोग नॉर्मली दे आर मेंट टू राइट वेरी एंटरटेनिंग कंटेंट, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट तो कम और डॉक्यूमेंट्री जैसी ज़्यादा लग रही थी। और क्या यार, ये अभी तो पैंडेमिक से निकले थे और अभी ये क्या बना दिया, ऐसा भी लोगों का रिव्यू है। लेकिन मुझे तो ठीक लगा। मुझे राइटिंग वाइज ये बहुत ही मैच्योर स्टोरी लगी। एंटरटेनमेंट वैल्यू है या नहीं वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन इट वाज अ मैच्योर कंटेंट, वेरी नाइस कंटेंट। फिर इट इज़ ऑब्वियसली सीनिक, क्योंकि ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, आपको ज़रा दिखा दूं यार अंडमान निकोबार आइलैंड्स कितने सीनिक है, ये आप ज़रा यहाँ पे देख लीजिए। दिस इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये देखो, इसके अगर आप कितने भी पिक्स देखेंगे, एब्सोल्यूट लश ग्रीनरी रहेगी, वाटर बिल्कुल नॉन पोल्यूटेड वाटर। वहाँ पे यानी इंसानी टच ही नहीं है यार। 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर 50 से कम लोग रहते हैं तो सोचो यार, वहाँ पे इंसानों का टच ही नहीं है। तो इसलिए वो बहुत, वहाँ यानी कुदरत बहुत खूबसूरत है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इट्स वेरी सीनिक। लेकिन CGI का इस्तेमाल मुझे वीक लगा, या है ही नहीं, बेसिकली CGI है ही नहीं उसमें, मुझे लगा ही नहीं कहीं CGI कहाँ पे, आई टेल यू। एक सांप का सीन है, वहाँ पे सांप एनिमेटेड है, वो समझ में आता है और ठीक ठाक बनाया है, यानी इतना भी समझ में नहीं आता है कि वो फेक है, लेकिन ठीक ठाक बनाया है। और अगर आप देखें तो जो डिसीज़ के वजह से वहाँ पे गर्दन उनकी काली पड़ जाती है, तो वो तो मेकअप का काम है, वो CGI की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें मेकअप से हो जाता है। फिर आप अगर देखें तो जहाँ पे CGI का कहाँ काम था, आई टेल यू। CGI आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते थे कि जो इसमें एक फिक्टिशियस प्लांट बताया है जिसमें एंटीडोट है, तो वो फिक्टिशियस प्लांट आपको CGI से बनाना चाहिए था। वो प्लांट आपने बहुत ही बर्बाद तरीके से, बहुत ही ख़राब तरीके से इन्होंने बनाया है। यानी वो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने, वो बच्चे नहीं बनाते स्कूल में कोई ऐसे ही फूल पत्ती कुछ बना दिया क्रेप पेपर से या किसी दूसरे पेपर से वगैरह, उस टाइप से लग रहा था। यानी स्कूल का एक प्रोजेक्ट लग रहा था मुझे, बिल्कुल ही CGI एब्सेंट था। ये एक्चुअली कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होनी चाहिए थी, यानी CGI का इस्तेमाल करके आपको एक फेक प्लांट वहाँ पे बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया हुआ है। आई जस्ट डिडंट लाइक इट, बिल्कुल ख़राब, वो बकवास लगा एकदम मुझे। मेकअप वॉज गुड, वो जितना भी मेकअप है वो अच्छा लगा मुझे, मेकअप वॉज गुड। मेकअप तो यहाँ भी अच्छा है कि ट्राइबल्स का भी मेकअप इन्होंने बहुत ही बेहतरीन किया है। अगर आप डिज़ायर बिंट का मेकअप देखेंगे, देखिए ज़बरदस्त मेकअप दिया है। सो दिस इज़ ग्रेट, मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगा। मूवी में या इस वेब सीरीज़ में म्यूज़िक बहुत ही ज़बरदस्त है, आई लाइक द म्यूज़िक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, TVF इज़ नोन फॉर और यूज़ टू बी नोन फॉर कंट्रोवर्सीज़। ये पहले थोड़े बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए थे, और जो भक्त मंडली है वो इन्हें बहुत ज़्यादा बॉयकॉट वगैरह करने लगी थी। लेकिन इसमें फॉर्चुनेटली उन्होंने कोई भी कंट्रोवर्सी का चांस ही नहीं छोड़ा है। इन्होंने कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट नहीं दिया जिसके बहाने से भक्त मंडली इन्हें बॉयकॉट करने की मांग कर पाए।
ठीक है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप एक वेब सीरीज़ बनाओ यार, लेकिन उसमें फालतू की कंट्रोवर्सी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्होंने कोई हिंदू वाला कंट्रोवर्सी, हिंदू सनातन को लेकर ऐसा कोई डाला नहीं है। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा। और ये एक रिस्पेक्ट भी होता है ना, इफ़ आई एम अ हिंदू बेसिकली आई डोंट वांट कि मैं वेब सीरीज़ पसंद कर रहा हूँ, लेकिन यार उसमें जानबूझ के कुछ तो एंटी हिंदू बोल देना मुझे भी पसंद नहीं आता है, राइट। एज अ हिंदू इफ़ आई एम वॉचिंग इट, आई डोंट लाइक एंटी हिंदू थिंग्स। तो इसमें एंटी हिंदू मुझे कुछ लगा नहीं, देयर इज़ नो कंट्रोवर्सी। अब अगर भक्त मंडली फिर भी उसमें कुछ ढूंढ ले तो कोई बात अलग है, लेकिन मुझे पर्सनली कुछ भी इसमें एंटी हिंदू या एंटी सनातन नहीं लगा। वेरी गुड, अच्छा है। इसमें देखिए फाउल लैंग्वेज बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, और न्यूडिटी थोड़ी हो सकती है। देखो ट्राइबल्स पूरे पोशाक में तो नहीं बताएंगे ना, तो जो नेचुरल है वैसा है, लेकिन जानबूझ के न्यूडिटी नहीं बताई है इसमें। और सेक्स तो है ही नहीं, सेक्स है ही नहीं इसमें, यानी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है वगैरह ऐसा है ही नहीं। अरे यार, यानी डिसीज़ स्प्रेड हो चुका है वहाँ पे इतना, यानी हु विल हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, नो, जान पर आ बनी है लोगों के। सो डेफिनेटली उसका चांस भी नहीं था, और इन्होंने जानबूझ के कुछ सेक्सुअल सीन डालने की कोशिश भी नहीं करी। वेरी गुड। फाइनली मैं ये कहूँगा कि फाइनल रीज़न फॉर वॉचिंग इज़ कि ये मुझे याद दिलाती है 2000s में एक सीरीज़ आई थी, देखो अमेरिकन सीरीज़ थी लॉस्ट करके। इसमें देखिए वो मुझे क्यों पसंद आई थी, या लोगों को भी क्यों पसंद आई थी, क्योंकि उसमें मेन प्लॉट तो एक फ्लाइट क्रैश का था। एक फ़्लाइट क्रैश कर जाती है एक आइलैंड पे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको उनमें से हर एक किरदार की पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है, फिर आपको उस आइलैंड के बारे में पता चलने लगता है, और फिर जो भी मिस्ट्री है वो धीरे धीरे खुलती है। उसके 10 सीज़न आ गए, 10 सीज़न में आपको फाइनल मिस्ट्री समझ में ही नहीं आती कि एक्चुअल रीज़न क्या है, लेकिन खैर वो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया था उन्होंने। ये वेब सीरीज़ देखते हुए भी आपको ऐसे ही मिस्ट्री फील होगी कि इस आइलैंड की एक्चुअल मिस्ट्री है क्या, वो धीरे धीरे खुलती है। और हर एक कैरेक्टर की भी मिस्ट्री आपको धीरे धीरे खुलती है कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों, क्या है, क्या ये ऐसा आज है, लेकिन किस वजह से ये ऐसा है, तो उसके पास्ट में क्या हुआ था, ये आपको धीरे धीरे पता चलता है। और आखिर में आकर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि ये बंदा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था, वो वैसा क्यों कर रहा था, सारी चीज़ें आपको खुल जाती है आखिरी एपिसोड में, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। इन्होंने लॉस्ट के जैसा उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया, उन्होंने धीरे धीरे सारी चीज़ें मिस्ट्री, सारी जो मिस्ट्री थी वो तो सारी ख़त्म कर दी उन्होंने सीज़न 1 में ही। सीज़न 2 में अगर आता है तो उसमें शायद ये गुरिल्ला वॉरफेयर दिखाएंगे ट्राइबल्स और मेनलैंडर्स के बीच में, हो सकता है, या फिर कुछ हो सकता है कोई नेचर वाले एक्टिविस्ट, कोई एनजीओज इनके फेवर में भी आ जाए, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव निर्माण करे, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी दिखाया जा सकता है, आई डोंट नो। सीज़न 2 विल ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग अगर इन्होंने बनाया तो, वरना यहाँ पे भी एंडिंग मुझे ठीक लगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एंडिंग ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ भाई एंडिंग एकदम करेक्ट है। सीज़न 2 लाने की भी ज़रूरत नहीं है, दिस एंडिंग इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्हें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन जीतेगा, मेन इन्होंने ये बताया कि कैसे दोस्त थे पहले एक दूसरे के, वो कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं जब अपने जान के ऊपर बनाती, इतना ही उन्हें बताना था, ये उन्होंने बखूबी बताया। अब इनमें से कौन जीतेगा, आप कोई भी एक साइड चूज़ कर लो तो वो गलत होगा, और किसी वेब सीरीज़ में दिखाना भी गलत होगा कि अरे ट्राइबल्स तो हार जाएंगे या फिर अरे मेनलैंडर्स हार जाएंगे, दोनों चीज़ें नहीं बता सकते। तो वेब सीरीज़ की यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है, किसी भी मूवी की लिमिटेशन आ जाती है, आप बता ही नहीं सकते कि कौन जीतेगा। आप ये बता सकते हो कि चलो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रीज़न क्या है वगैरह, ये सब बता सकते हो, लेकिन रियली एट द एंड कौन जीतेगा ये आप कभी नहीं बता सकते। यू हैव टू लीव इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्यूअर्स के विवेक बुद्धि के ऊपर आप इस बात को छोड़ देते हो, और यही इस सीरीज़ ने किया है। वेरी वेल डन। वीकनेसेस क्या है, मोना सिंह केवल एक एपिसोड में है, ये मुझे एक वीकनेस लगा। देखो यार, आप पूरा ब्रांडिंग उसके चेहरे पे कर रहे हो, आप इसका ट्रेलर देखो तो आप मोना सिंह को बहुत मेजर रोल में देखोगे, आपको ऐसा लगेगा भाई मोना सिंह ही है इसमें। मोना सिंह एक एपिसोड के बाद में उसे, खैर मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन उनकी जान चले जाती है, उसके बाद में वो दिखा ही नहीं है। तो यार ये मुझे थोड़ा सा फेक एडवर्टीज़मेंट लगा कि यार आप अगर ट्रेलर में मोना सिंह को इतना प्राइम कैरेक्टर दिखा रहे हो तो फिर वो 7 सीज़न में होनी चाहिए थी। आपने कम से कम पास्ट में जाकर दिखा देना चाहिए था कि मोना सिंह ऐसी क्यों थी वगैरह, कुछ भी दिखाते यार, लेकिन उसे 7 सीज़न में दिखाना चाहिए था।
लेकिन ये इन्होंने नहीं दिखाया, तो ये एक मैं इसकी वीकनेस मानता हूँ। सेकंड वीकनेस मैं कहूँगा कि सभी स्टोरीज़ की सैड एंडिंग दी है। देखो यार, रियलिस्टिक आपने बनाया, वेरी गुड, लेकिन देखो जब कोई ऑडियंस देखती है ना, तो नॉर्मली हर एक ऑडियंस डार्क कॉमेडी को या डार्क चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करती है। नॉर्मली लोगों को हैप्पी एंडिंग देखने की इच्छा होती है। यानी इवन आप नेट जियो के ऊपर या एनिमल प्लैनेट के ऊपर भी अगर देखो कि एक अगर डियर है और उसकी शिकार कुछ लायंस कर रहे हैं, 4-5 लायंस कर रहे हैं, तब भी एक आशा आपके दिमाग में ये होती है कि यार ये फिर भी बच जाना चाहिए। रियलिस्टिक क्या है कि अगर 4-5 लॉयनेस अगर एक ही डियर के पीछे लग जाए तो डियर का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन आप फिर भी, आपके मन में ऐसा होता है कि यार फिर भी इन सारे लायनेस से वो बचकर निकल जाए, या इसे बचाने के लिए कोई आ जाए। हो सकता है बफेलोज का कोई झुंड आ जाए, कुछ भी हो जाए यार, हो सकता है कोई हाथियों का झुंड आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन इसकी जान बच जाए। इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। नॉर्मली बहुत सारी मूवीज़ या वेब सीरीज़ में हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, लेकिन इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं, इसमें रियलिज्म ज़्यादा दिखाया है। ऑलमोस्ट हर एक स्टोरी की एंड खराब ही दिखाया है। मोना सिंह मर जाती है, उसके बाद में आप वो नर्स बताते हो 7वें सीज़न में, वो भी मर जाती है। उसको मारने वाला ये बाप होता है, इस बाप का बेटा मर जाता है, बेटी को वो डिसीज़ लग जाता है, उसकी वाइफ भी मर जाती है। सो बेसिकली इसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स मर जाते हैं, और वो रियलिटी भी है। देखो अगर ऐसा डिसीज़ ऐसे किसी आइलैंड के ऊपर हो जाए तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग ज़्यादातर लोग मर ही जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही ब्रूटली इसमें दिखाया हुआ है कि यस, आप जितना चाहे पॉजिटिव सोच लो, लेकिन आप जितनी चाहे कोशिश कर लो, आखिर में मौत आ ही जाती है। वो ये ठीक बताया है इसमें, यानी इट इज़ रियलिस्टिक, ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। लेकिन मूवी में या वेब सीरीज़ में हमें देखने की आदत नहीं है। हम नॉर्मली ये देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर सब ठीक नहीं है तो पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा हमारा सोचना है। लेकिन ये वेब सीरीज़ थोड़ी सी नेटफ्लिक्स वालों ने बनाई है ना, तो थोड़ा सा वो वेस्टर्न पकड़ा है इसके ऊपर। बनाने वाले अपने ही लोग हैं, बनाने वाले सब TVF वाले जैसे लोग हैं ना, इंडियन लोगों ने राइट किया है, इंडियन लोगों ने प्रोड्यूस किया है, लेकिन नेटफ्लिक्स का पकड़ा इस पे दिखता है, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक ज़्यादा बना दिया इन्होंने। फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि स्लो एंड ड्रैगी है। अब मेरा वीडियो भी स्लो एंड ड्रैगी लग सकता है आपको वैसे। हाँ, ये स्लो एंड ड्रैगी तो है, यानी कई सारे एपिसोड्स आप देखोगे कि कुछ ज़्यादा ही इन्होंने खींच ली है। जैसे एक सीन ऐसा है जहाँ पे ये जो बाप होता है वो एक पिट में गिर जाता है, यानी जो हंटर्स एक पिट बनाते हैं ना, उसमें ये गिर जाता है और फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो वहाँ पे एक सांप होता है, फिर यानी एक एक चीज़ वहाँ पे दिखाई है कि ये सर्वाइवल के लिए क्या क्या नहीं करता। ये वेजिटेरियन होता है, इसे अंडे से यानी एलर्जी होती है, अंडा का स्मेल सुनकर भी ओक देता है, यानी वॉमिट कर देता है। लेकिन ये सर्वाइवल के लिए फिर ये पहले तो बहुत कोशिश करता है कि किसी पेड़ के ऊपर वो जो होता है ना कोकोनट को गिराने की कोशिश करेगा वगैरह वो, लेकिन वो कोकोनट गिरता नहीं है आखिर तक। और फिर फाइनली फिर इसके बैग में उसके बच्ची का फ्रूटी होता है, वो उसके माँ ने वो फ्रूटी बचा कर रखी होती है अपने बच्ची के लिए, तो ये भी बचा कर रखना चाहता है वो फ्रूटी, तो वो फ्रूटी नहीं पीता आखिर तक। ठीक है, तो फिर और क्या करें, फिर इसे एक सांप दिखता है वहाँ पे, सांप के 2 अंडे होते हैं, तो वो चाहता है कि वो अंडे में खाकर जिंदा रह जाऊं। उस चक्कर में वो अंडे को निकालता है, अंडे के साथ वो सांप भी आता है, वो सांप को भी मार देता है। वो वही सांप होता है जिसको पहले दिन जब वो पिट में गिरा होता है उस समय वो सांप को ऐसे नमस्कार वगैरह करता है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझ पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं करने वाला आपको, ऐसा बोलता है उस सांप को। वो सांप बेचारा वापस लौट जाता है, सांप की फितरत में नहीं है यह बात कि आपको बख्श दे, लेकिन वो सांप भी इसके ऊपर मेहरबान हो जाता है और सांप भी इसे छोड़ देता है। और उस सांप का ही ये धोखा देखो कैसा देता है कि उसके बच्चे को खाने की कोशिश करता है, वो सांप फिर चिढ़कर इसके ऊपर आता है, वो सांप को भी मार देता है। इतना करने के बाद जब वो अंडा खाता है तब इसे उल्टी हो जाती है, वो अंडा खा भी नहीं पाता, और जब वो अंडा वो खा रहा होता है तब वो जाकर कोकोनट गिरता है। ये कोकोनट अगर थोड़ा देर पहले गिरता तो ना वो सांप का बच्चा मरता, ना सांप मरता, ना ये अपने जान को कुर्बान करता, यानी जान के ऊपर खेल जाता। तो ये जो रियलिज्म दिखाया है मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोगों को ये स्ट्रेचिंग लग सकता है, ऐसा लगता है कि अबे क्या बता रहे हो, स्टोरी कहाँ चल रही है, डिसीज़ के बारे में बताओ, तुम ये क्या चला रहे हो।
बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया है इन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा बनाया। फिर वो बाहर भी कैसे निकलता है, तो उसे हेल्यूसिनेशंस जो होते हैं कि अपने बच्चे दिखते हैं उसे कि पापा आप आ जाइए, फिर वो बच्चों के लिए चढ़ता है और चढ़ने के लिए उसे जोश नहीं होता, तो वो कुछ एंड्स होती है तो उनको अपने छाती से लगा लेता है और वो काटने लगती है उसे, और उस तड़प से, यानी उसका पैर टूटा होता है तो वो पैर के दर्द से ज़्यादा दर्द उसे होता है जब एंड्स उसे काटती है, और उस जोश के साथ वो चढ़ता है। और बाहर निकलने के बाद में उसे हेल्यूसिनेशन होता है कि मेरी मरी हुई बीवी ज़िंदा है, और वो उसे अपने लैप में लेती है और उसे सुलाती है। वो कहती है कि अब सो जाओ आराम से, और वहाँ पे उसे नींद लग जाती है। ये बहुत करेक्टली, बहुत अच्छे तरीके से बताया इन्होंने, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये ड्रैगी लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि भैया आपका प्लॉट क्या था, क्या स्टोरी कहाँ चल रही है, ये क्या दिखा रहे हो, ऐसा लग सकता है। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आया। वेरी वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। फिर फाइनल है लैक ऑफ मास एंटरटेनमेंट। मास एंटरटेनमेंट देखो यार, आजकल एक ज़रूरत सी बन गई है। आप इवन जवान देखो, जिसमें इतना अच्छा सोशल मैसेज था, उसमें भी एक एंगल उनको डालना ही पड़ा, मास एंटरटेनमेंट वाला। अगर मास एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो इंडियन ऑडियंस नहीं देखती है भैया। तो अब ये एक वीकनेस हो सकती है, पता नहीं कि ये चलेगी या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद आई, मैं तो लॉस्ट भी देखता था, लॉस्ट में भी मास एंटरटेनमेंट वाली तो कोई एंगल नहीं था, लेकिन वो मुझे पसंद था। अब देखते हैं कि ये लोगों को पसंद आता है नहीं आता है, इट्स टू बी सीन। थोड़ा सा ट्रिविया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्टिंग वाइज देखो, सुकांत गोयल यानी चिरंजीवी का रोल बहुत ही ज़बरदस्त है इसमें। जो बेसिकली इसमें ये बताया है कि बेसिकली इसमें क्या अच्छा लगा मुझे इस रोल में। तो चिरंजीवी पहले एक थग काइंड ऑफ पर्सन होता है जो केवल लोगों से पैसे ऐंठता है अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग बहानों से। एक लो टाइम क्या कहते हैं, ऐसा थग काइंड ऑफ इंसान था। वो बाद में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ही स्टार्ट्स गिविंग, और वो अपने जान पे खेल के किसी की जान बचाएगा, ऐसा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन वो करता है ऐसा। वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ये सुकांत गोयल ने बहुत अच्छे से अदाकारी करके दिखाया। दूसरी बात कि इसके लाइफ में इसे क्या पता चलता है कि इसकी मदर क्या थी, वो बेसिकली सोशल सर्विस वाली थी, वो ट्राइबल्स के लिए उसने पूरी जान अपनी लुटा दी थी। तो क्यों ऐसा करती है, तो एक्चुअली ये जो चिरंजीवी है ये एक्चुअली एक ट्राइबल बच्चा होता है, और चिरंजीवी इसके लाइफ में आ गया, इसलिए उसने पूरी लाइफ अपनी ट्राइबल्स के ऊपर न्यौछावर कर दी होती है। ये उसे बाद में पता चलता है, और जब इसे ये पता चलता है कि ये खुद ट्राइबल है, तब इसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वो खुद ट्राइबल्स के सख्त खिलाफ था। उसे ऐसा लगता है कि ट्राइबल्स ने उसकी माँ की जान नहीं बचाई, और वो ट्राइबल्स के खिलाफ काम करता था। और फाइनली जब उसे ये पता चलता है कि अरे मैं खुद ट्राइबल हूँ, और मेरे माँ के बीच में और ट्राइबल्स के बीच में कितने घनिष्ठ संबंध थे, तब उसे ऐसा लगता है कि अरे मैंने क्या कर दिया। और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर वो एक ट्राइबल की जान बचाने के लिए अपने जान को कुर्बान कर देता है। यानी खैर वो मरता नहीं है, बट उसने कुर्बान तो कर ही दी थी, वो भाग्यवश वो बच जाता है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही सॉलिडली मिस्टर सुकांत गोयल ने दिखाई है। इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड एक्टर, मुझे बहुत पसंद आया। सेकंड है विकास कुमार, जो बाप होता है ना, जो मैंने बताया वो सांप के साथ जो हुआ वगैरह, वो जो बाप है विकास कुमार, क्या गजब की अदाकारी है यार, बहुत ही अल्टीमेट, आई लव्ड इट। एक एक रोल, और विकास कुमार बेसिकली थिएटर से आते हैं, इसके वजह से बहुत ही सॉलिड एक्टर थे, और उनके एक्टिंग का ज़बरदस्त इस्तेमाल यहाँ पे किया। बेसिकली ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम बिहार ओरिजिनली, और उनके डायलेक्ट को भी बिहारी ही बताया गया है, उन्हें एक्चुअली उनका किरदार भी बिहारी है। तो जो उसमें बिहारी लहजा आता है, यानी जब वो सांप वाला सीन होता है उस समय भी जब वो बात करता है, जब ऐसा लगता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक पिट बनाया है और वहाँ पे एक बिहारी बंदा फंस चुका है। ये देखने में थोड़ा सा एक रंजक हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में ये बंदा कैसे बिहेव करेगा, या फिर जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे स्कूल में इसे
जब अपने बच्चों के स्कूल में जाना होता है तो ना तो माँ को इंग्लिश आती है ना इसको इंग्लिश आती है, तो माँ कहती है कहीं तो मुझसे पहले पहुँच जाया करो, तो स्कूल में तो कम से कम मेरे से आगे रहा करो, क्योंकि उन्हें ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती। ये जो है ये सही बताया है, बहुत ही यानी रियल लाइफ सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें जो बताई है। और जो बेसिक उनका जो स्ट्रेंथ है किसी एक्टर की, उसे सही जगह पे डायरेक्टर ने इस्तेमाल किया है। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। फिर अमेय वाघ भी एक पुणेकर है, मैं भी पूना से आता हूँ, ये भी पुणेकर है, मैं भी मराठी हूँ, ये भी मराठी है। तो लेकिन इसके लिए मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप किसी से भी पूछे ना, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है इन्होंने। अमेय की एक्टिंग मेरे ख्याल से इस पूरे इसमें सबसे अच्छी है। फिर भी मैंने चिरंजीवी और विकास कुमार को आगे रखा हुआ है, आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मैं फेवरेटिज्म कर रहा हूँ, लेकिन अमेय की एक्टिंग एकदम बाप एक्टिंग कर रही है उसने। अमेय एक पुलिस ऑफिसर बताया है, और ये बंदा पहले हमें ऐसा लगता है कि ये करप्ट है, फिर ऐसा लगता है कि अरे नहीं ये तो बेचारा खुद विक्टिम है, ये तो बेचारा सच बोलने की वजह से फंस गया। फिर पता चलता है कि नहीं अरे ये तो झूठा ही है, और बाद में फिर आखिर में पता चलता है नहीं यार इसका भी एक ज़मीर है। फिर ये किसी के साथ प्यार करते हैं, उस प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बंदा इतनी बार फ्लिप करता है यार, कभी ये अच्छा होता है, कभी ये फिर से बुरा हो जाता है। ये जो है ना इसका फ्लिपिंग, ये अमेय वाघ ने ज़बरदस्त तरीके से बताया है। यानी ये इसके लिए एक्टिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए भैया, उसमें एक सब्सटेंस होना चाहिए उस एक्टर में। तो ये मुझे आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, ज़बरदस्त एक्टिंग करी है अमेय वाघ ने इसमें। आप ज़रूर देखिए, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी। फिर आराध्या अजन, ये एक अजना आई थिंक आई डोंट नो, कुड्डू नाम की एक छोटी सी बच्ची होती है यार। अरे इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है इस बच्ची ने, इसका तो फोटो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। देखो ये है वो बच्ची, ये है छोटी सी बच्ची। अरे क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है यार इसने, इतने सही सीन्स दिए इसने भाई के साथ क्या बर्ताव किया। इसने एक और बंदा होता है, देखो यहाँ पे ये वीरेंद्र सक्सेना, बासु के साथ क्या केमिस्ट्री है यार, ये बासु, इसके साथ क्या ज़बरदस्त एक्टिंग करी है उस लड़की ने, ज़बरदस्त है। यानी यार वेरी अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगा यानी उन्हें देखना। उसकी एज भी कितनी होगी यार, छोटी सी बच्ची है बेचारी, बट बहुत अच्छे से उसने, लास्ट सीन भी बहुत अच्छा है जब वो अपने बाप से मिलती है। अरे क्या एक्टिंग करी है यार उसने। और जब उसका बाप वो नर्स को मार रहा होता है तब ये गाना गा रही होती है, वो वाला जो इसमें एक ट्राइबल सॉन्ग बताया है, एक ऐसा सॉन्ग जो कभी नहीं मरता, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है, इमॉर्टल सॉन्ग। तो वो इमॉर्टल सॉन्ग गाती रहती है। वो बहुत ही ऐसा दर्दनाक सीन है, क्योंकि आपकी संवेदना उस बच्ची के साथ भी है, उस ट्राइबल सॉन्ग के साथ भी है, उस बाप के साथ भी है, और उस नर्स के साथ भी है। उसकी भी एक स्टोरी होती है, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड से आज ही के दिन मिलने वाली होती है। लेकिन देखो आप देख पा रहे हो कि वो बेचारी जिंदा नहीं रही, यानी उसकी वहाँ लव स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो नर्स मरेगी तो ये बच्ची बच जाएगी। इस बाप के पास और कुछ नहीं बचा है, केवल अपनी बच्ची बची है। तो आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि क्या होना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपका दिल दोनों साइड से टूट रहा है। अगर वो नर्स बच जाती है तब भी बच्ची मर जाएगी, इसलिए आपका दिल टूटेगा। अगर वो बच्ची बच जाती है तो इसका मतलब नर्स को मारना पड़ेगा, तो उसकी लव स्टोरी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे भी आपका दिल टूटता है। वो एक्टिंग भी उस समय भी, वो जो गाना गाती है बच्ची, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करी है इस बच्ची ने। तो सैल्यूट टू दिस गर्ल, ग्रेट यार, बहुत सही। एंड फाइनली आरुषि शर्मा, फाइनली डिज़ायर जूनियर बिंड, एक्चुअली इन्हें मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिला है। जैसे यहाँ पे भी देखिए कास्ट में बहुत ही आखिर में इनका नाम दिया हुआ है IMDb ने, हालांकि इनका रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट था। ही इज़ द मेन ट्राइबल हीरो, तो मेरे ख्याल से इनका रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। लेकिन मैं जहाँ पे भी देख रहा हूँ प्रमोशंस में इनको बहुत ही कम वैल्यू दी जा रही है। एक्चुअली हमने देनी चाहिए थी। ही इज़ नॉट इवन फ्रॉम एन इंडियन एसेंट, इंडियन है नहीं, तो कम से कम हमें उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। ही इज़ काइंड ऑफ अ गेस्ट फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है। इनका नेटफ्लिक्स इंडिया का जो प्रमोशन है मुझे ठीक नहीं लगा। जितना डिज़ायर को ये देना चाहिए था, तवज्जो देनी चाहिए थी, उतनी मुझे दी हुई नहीं दिख रही है। बट
अमेजिंग एक्टर, इनका भी रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो इन 5 लोगों की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। फिर ओके ओके एक्टर कौन है, तो देखो मोना सिंह, यार बड़ी एक्ट्रेस है लेकिन ठीक ठाक है, उन्होंने छाप छोड़ी अपनी, मानता हूँ, लेकिन ठीक ठाक है। यानी इनके कंपैरिजन में मुझे अगर विकास कुमार का काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं फिर मोना सिंह को इतना अच्छा नहीं समझूंगा, राइट, क्योंकि शी इज़ एन अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस ऑलरेडी। अगर वो विकास कुमार से खराब काम कर रही है तो इसका मतलब यार ठीक है, फिर क्या ही किया है आपने। दैट्स व्हाट आई थिंक। आशुतोष गोवारिकर, देखो इससे एक्सपेक्टेड भी नहीं था, ये बंदा डायरेक्टर है, लेकिन यार फिर भी आप फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से, अगर सुकांत गोयल, अमेय वाघ आपसे बेटर एक्टिंग कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अबे क्या ही कर रहे हो फिर। तो इसलिए मैंने उनको ओके ओके एक्टिंग वाले कैटेगरी में डाला है। देखो यार बुरा मत मानना, आप में से कई सारे इनके फैंस हो सकते हो, बट देखो मेरे रिव्यू हमेशा सीधे टू द पॉइंट होते हैं। वीरेंद्र सक्सेना यानी बासु, ये भी इनका एक्टिंग ठीक ही था, बट ठीक ठाक था, यानी नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट इट, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा नीचे डाला है। और आरुषि शर्मा यानी ज्योत्सना डे, ये यानी ये वाली बंदी है, तो इनकी भी ठीक ठाक ही लगी मुझे, कोई ख़ास पसंद नहीं आई इनकी एक्टिंग, तो इसलिए ओके ओके कैटेगरी। और बाकी लोगों को तो मैंने मेंशन भी नहीं किया, यानी ज्योत्सना डे का जो हस्बैंड बताया है, जो कॉरपोरेट होता है, ये राजेश खट्टर, कोई खास नहीं लगी मुझे इसकी एक्टिंग। फिर बाकी लोग तो यानी हाँ, ये राधिका मेहरोत्रा के ठीक ठाक है, लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं लगी मुझे। ठीक है, तो ये ठीक ठाक ही थे, यानी इतना कोई खास नहीं। मैं राधिका का नाम लगे तो लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये ठीक ही थी मेरे ख्याल से। डॉक्टर रितु गागरा, कोई खास नहीं लगा मुझे है ना इनके एक्टिंग वगैरह। फाइनली सोशल मैसेजिंग इसमें क्या है, तो सोशल मैसेजिंग देखो, एक तो मुस्लिम एम्पावरमेंट थोड़ा सा दिखाया है, क्योंकि आशुतोष गोवारिकर जो रोल कर रहे हैं ना, वो एक एलजी का रोल है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें मुस्लिम दिखाया है। एक्चुअली अगर आप देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो शायद कोई जोशी है, ही इज़ फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। मैं आपको बता देता हूँ एलजी कौन है, ये देखो, ही इज़ एडमिरल डीके जोशी। सो ही इज़ हिंदू, लेकिन इस वेब सीरीज़ में मुस्लिम बताया हुआ है। एक कादरी करके इनका नाम दिया है, तो वो मुझे ठीक लगा। यानी देखो, ये जो लेफ़्ट वाले लोग होते हैं ना, जब भी लेफ्टिस्ट सीरीज़ बनाते हैं, लेफ्टिस्ट लोग जब सीरीज़ बनाते हैं, तो नॉर्मली ये लोग देखो नेशनल इंटीग्रेशन, सर्वधर्म समभाव, कास्टिज़म का निर्मूलन, यानी कास्टिज़म नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी का निर्मूलन होना चाहिए वगैरह ऐसा, या फिर यानी दलित एम्पावरमेंट, फिर वुमेन एम्पावरमेंट, सभी जेंडर्स को एक समझना, यानी इवन गेज, लेस्बियंस, इनको भी अच्छा समझना, या फिर उनके भी अधिकार है ऐसा दिखाना। ये सारा लेफ़्ट वाले लोग हमेशा ये चीज़ें दिखाते हैं। यानी ये वेब सीरीज़ चाहे जिस टॉपिक पे बनाए, लेकिन इसमें ये उनका लेफ़्ट वाला मसाला कूट कर ये डेफिनेटली डालते हैं। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद एक सेंट्रिस्ट लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ हूँ, यानी लेफ्ट लीनिंग सेंट्रिस्ट आदमी हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें ठीक भी लगती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई माई सेल्फ बिलीव इन टू दीज थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। ट्राइबल राइट्स के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ट्राइबल्स की सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। गवर्नमेंट भी इतना हमारी कोशिश तो ज़रूर करती है ट्राइबल्स का काम करने के लिए, एंटी कैटेगरी हमने बना दी है, और लेकिन वो सारी चीज़ें उन तक पहुँचती है क्या? अगर नहीं पहुँचती है तो फिर क्या? और कॉरपोरेट्स कितने आसानी से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसमें बहुत अच्छे से बताया है। NGOs को बहुत ही अच्छे दृष्टि से बताया है। ऐसा बताया है कि NGOs ही केवल एक आखिरी उम्मीद है इन ट्राइबल्स को बचाने के लिए। NGOs या फिर जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग होते हैं, यानी जो लेफ्ट लीनिंग लोग होते हैं, ये अच्छे बताए हैं इसमें। और कुछ हद तक गवर्नमेंट को थोड़ा सा मौका परस्त, या फिर मौका परस्त भी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अपने कायदे में रहती है, वो कायदे में कई बार कायदे में रहना इन ट्राइबल्स के खिलाफ हो जाता है कई बार। और कॉरपोरेट्स तो 100% करप्ट ही बताए हैं इसमें। कॉरपोरेट्स की बिल्कुल मंशा नहीं होती कि लोकल पॉपुलेशन का कुछ भी अच्छा करे वो,
तो कॉरपोरेट्स के तो बिल्कुल एंटाई काइंड ऑफ दिखाया है कि कॉरपोरेट्स तो खराब ही लोग होते हैं हमेशा, इस टाइप से थोड़ा सा दिखाया। तो विच इज़ वेरी मच रियलिटी ऑल्सो, रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है, कॉरपोरेट्स को पैसे छोड़ के और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। तो ये सही बताया है मुझे, मेरे हिसाब से ये सही डिपिक्शन है, और ये सोशल मैसेजिंग के लिए भी मैं इसे कुडोज दूंगा। मैं सोचूंगा कि भैया बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई है, सोशल मैसेजिंग अच्छा दिया है इन्होंने। फाइनली नेशनलिस्टिक मोमेंट्स कुछ बताए हैं जो मुझे अच्छे लगे, जैसे एलजी एक मुसलमान बंदा दिखाया है, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स दिखाया है, अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड। यानी इज़ इट नॉट पॉसिबल दैट एन एलजी कैन बी अ मुस्लिम? हाँ है, वो मेरे ख्याल से कौन है, आसिफ खान या कोई है ना, एक एलजी है वैसे भी हमारे मुस्लिम ही है वो। सो व्हाई इज़ इट नॉट पॉसिबल? तो ये सही बताया उन्होंने, वो अच्छा लगा, यानी नेशनल इंटीग्रेशन काइंड ऑफ मोमेंट बन जाता है वो। दूसरा कि इंडिया का मैप, एक बार एक स्कूल का सीन दिखाया है जिसमें एक शिक्षक पूछते हैं कि देखो ये इंडिया का मैप है, ये पूरा है क्या? तो फिर एक बच्चा उठता है, वो कहता है नहीं सर ये इनकम्प्लीट है, और फिर वो शिक्षक बोलता है कि इसे कंप्लीट करके दिखाओ। तो फिर वो वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स बनाता है और अंडमान निकोबार आइलैंड्स बनाता है। फिर वो शिक्षक कहता है देखो भारत देश का मतलब है ये सारे तीनों चीज़ें, मेन लैंड तो है ही, उसके साथ लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड, तब जाके बनता है हमारा भारत। तो वो एक थोड़ा नेशनल इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा ऐसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको, ऐसा नेशनल इंटीग्रेशन वाली वो मोमेंट बताइए, अच्छा लगा मुझे, बहुत सही। कुछ आइडियलिस्टिक मोमेंट्स बताए हैं, जैसे एक बंदी होती है जो नर्स बताइए ना, जिसका खून हो जाता है, जिसको फादर मारता है आखिर में। तो वो नर्स क्यों बनी? तो वो जब बच्ची होती है तब उसका जो दोस्त होता है वो सर्जन बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, हेल्थ केयर में, हेल्थ में ही काम करेंगे लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है। और ये बोलती है कि मैं डॉक्टर अगर बनने की मुझ में काबिलियत भी होगी ना तब भी मैं नर्स ही बनूंगी। तो वो पूछता है ऐसा क्यों? तो फिर वो बोलती है कि भैया हेल्थ केयर में ना डॉक्टर हमेशा हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं, यानी दवाई लिखकर दे देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, उसकी केयर नहीं लेंगे कभी। जो पेशेंट की केयर लेने के काम है ना वो हमेशा नर्स करती है, और वो उस बीमारी से उसे बाहर निकालने के लिए उसका उंगली पकड़ के उसे बाहर निकालेगी, इसको कहते हैं केयर। तो आप हेल्थ के ऊपर फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिसिन देकर चले जाओ, आप सर्जरी करके निकल जाओ, लेकिन उसकी जो केयर लेनी है वो मैं लूँगी और उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये एक आइडियलिस्ट मोमेंट बन जाती है, मुझे अच्छा लगा यार, ये क्या यानी थॉट बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मस्त लगा। फिर देखिए वुमेन आर शोन टू बी स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट, इसमें महिला कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली महिला ही ज़्यादा दिखाए हैं इसमें चिरंजीवी की मदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ये होती है अपनी नर्स, तो मैंने बता ही दिया आपको, वो हो गई। एक साइंटिस्ट बताई है जो फाइनली इसका क्योर ढूंढती है, तो वो तो एकदम प्राइम कैरेक्टर है, इसके वजह से वो क्योर मिलता है और इसके वजह से सब लोगों की जान बच सकती है। शायद वो वहाँ पे वेब सीरीज़ ख़त्म कर दी, क्योर मिला है ऐसा पूरा दिखाया नहीं है लेकिन मिल ही जाएगा, यानी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है आपका कि यू विल स्टार्ट सेइंग कि अरे वो डॉक्टर गार्गी तो कर ही लेगी। सो वो मुझे अच्छा लगा, शी इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। इसमें सभी वुमेन कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाए, कभी भी अबला नारी वगैरह ऐसा नहीं दिखाया। हाँ एक ट्राइबल वुमेन के ऊपर रेप हो जाता है बट शी वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ये तो मेन लैंडर्स का एक जुल्म बताया है उन ट्राइबल्स के ऊपर, तो देखो जुल्म तो होता ही है, वो दिखाना भी ठीक ही था, लेकिन नॉर्मली इस वेब सीरीज़ में वुमेन कैरेक्टर्स को बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत ही ताकतवर बताया है। ये लेफ़्ट लीनिंग होने के वजह से लेफ़्ट वाले लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो कि इस सीरीज़ में भी उन्होंने किया है, तो मुझे वो भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा। तीसरा कि कास्टिज़म के ऊपर एक सटल वे में उन्होंने रिमार्क किया है, ये भी मैं आपको वाकया बता दूँ। एक एनवायरमेंटल कोई तो बंदा होता है ना जिसके सही के बाद में ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल सकता है, ऐसा एक बंदा दिखाया है, सरकार का मुलाजिम दिखाया है। तो एक आदमी के खेत में एक 100 साल पुराना पेड़ होता है। अब 100 साल पुराना पेड़ तो ये बोल नहीं सकता ना कि आप काट दो, तो ये परमिशन रोक देता है, ये बोलता है कि नहीं मैं साइन नहीं करूँगा और उसे आप काट नहीं सकते। तो ये लोग इसके घर तक पहुँच जाते हैं, वो सवर्ण होते हैं, तो सवर्ण लोग इसके घर पे पहुंच जाते हैं और ये थोड़ा सा यानी उसे गाली गलौज करते हैं। वो कहते हैं अरे तू कैटेगरी के वजह से, रिजर्वेशन के वजह से बैठा है वहाँ पे, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो हमारे में से ही कोई जीतता, यानी अगर केवल
मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होता तो तू यहाँ पे होता भी नहीं। और तू, तेरे को मैं सर कह रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ, इसका इतना गैर फ़ायदा मत ले तू। और ऐसा तो ये इससे समझता है कि भैया दिस इज़ अ कास्टिस्ट रिमार्क, आप मेरे कास्ट के ऊपर आ गए। यानी आप ये मान के चल रहे हो कि मैं कैटेगरी से ही सिलेक्ट हुआ हूँ, इसलिए मेरा मेरिट है ही नहीं, है ना। तो आप मेरे सरनेम को देखकर ये कह रहे हो कि यार ये तो मेरिटोरियस है ही नहीं। तो ये कास्टिस्ट रिमार्क हो गया, इसके दिमाग में ये कास्टिस्ट, और वो होता भी है, इट इज़ वेरी ट्रू ऑल्सो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लेफ्ट जाकर बिल्कुल ही यानी सवर्ण लोगों को बहुत ही ख़राब भी नहीं दिखाया, क्योंकि उसी सीन में उसकी बेटी भी पीछे से आती है, सिर्फ बात होती है, यानी कास्टिस्ट रिमार्क दिया जाता है, दैट्स इट। लेकिन और हाँ, उसे थप्पड़ भी लगाई जाती है आई थिंक। लेकिन इसके अलावा यानी उससे पीट कर लिंच करके मार देना ऐसा नहीं दिखाया है। फिर उसके बेटी के साथ रेप कर देना ये भी नहीं दिखाया है, बेटी के ऊपर वो नज़र तक नहीं डालते। तो ये एक रियलिस्टिक वे में उन्होंने ख़त्म किया है। जानबूझ के सवर्ण लोगों को बहुत ही ख़राब दिखाना ये उन्होंने अवॉइड किया है इस सीरीज़ में, और ये मुझे अच्छा लगा। देखो, मैं ये मानता हूँ हर कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। पूरे के पूरे कम्युनिटी को ऐसे टारगेट कर देना कि सवर्ण तो सभी खराब होते हैं, ये मुझे ख़राब लगता है। ये भी एक प्रकार का कास्टिज़म ही है, एक रिवर्स कास्टिज़म मान लीजिए। ये अगर वेस्ट में भी अगर आप देखो तो देखो, अगर आप ब्लैक्स के राइट्स के बारे में बात करो ना यार, कोई दिक्कत, ब्लैक भी नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, अफ्रीकन अमेरिकन बोलना चाहिए। तो अफ्रीकन अमेरिकन के राइट्स के बारे में बोलो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कोकेशियंस के बारे में, या फिर अब वाइट्स बोल देता हूँ मैं, थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट वर्ड है वाइट, लेकिन अगर उनको आप मान के चलो कि ये हमेशा ही रेसिस्ट होते हैं, तो ये भी एक गलत चीज़ है। जो रेसिज्म था कुछ जनरेशन पहले था, हमारे यहाँ कास्टिज्म कुछ जनरेशन पहले था, वो आज की जनरेशन नहीं कर रही है। तो आज की जनरेशन को उसकी सज़ा देना, या फिर ऐसा मान के चलना कि अरे तुम अगर सवर्ण हो तो तुम तो कास्टिस्ट ही हो, ये गलत है। और ये इस सीरीज़ ने नहीं किया है। इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाया है कि तुम तो सभी लोग ख़राब होते हो, ऐसा नहीं दिखाया है। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखो, आप किसी के एम्पावरमेंट के लिए एक सटल मैसेज देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैसेज देते समय आप समाज को बांटना नहीं चाहिए। आपको समाज को इस तरीके से ख़त्म नहीं कर देना चाहिए कि अरे तुम तो दो पोल्स हो यार, एक दूसरे से हमेशा ही अलग रहोगे, ऐसा नहीं। आप ऐसा दिखा सकते हो कि हर एक कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं वो इस तरीके से बर्ताव भी कर सकते हैं। यहाँ तक बताया, बहुत करेक्ट बताया, वहाँ पे बात ख़त्म कर देनी चाहिए। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं किया उन्होंने, एक ही छोटा सा वाक़या है, बट वहाँ पे वो बात। और ये भी बंदा जो कैटेगरी में आता है, जो मुलाजिम होता है गवर्नमेंट का, ये भी बाद में वो क्या करते हैं बाद में कि वो पेट फिर भी काट देते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इससे तो मैंने थप्पड़ भी मार दिया, इसे कास्टिस्ट रिमार्क भी कर दिया, फिर भी इसने मेरी कंप्लेंट नहीं करी, इसने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो जो आदमी कार्रवाई नहीं कर सकता, यानी अपने खुद के ऊपर भी इंसल्ट हुआ फिर भी कार्रवाई नहीं करता, तो वो पेड़ काट जाने के ऊपर मेरे ऊपर क्यों कार्रवाई करेगा? तो इस कॉन्फिडेंस में आके वो लोग उस पेड़ को काट देते हैं। उसके बाद में ये बेचारा दारू पीता है, रोता है बहुत ज़्यादा, अपने बच्ची को भी बताता है, बेटी को भी बताता है, और वो तैश में आकर अपने बेटी के भी सारे बुक्स फाड़ देता है। वो कहता है कि बेटा तू पढ़ लिख के करेगी क्या, हम सरनेम से आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये थोड़ा सा एग्जैगरेट किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इट्स ओके, चल जाएगा। कई लोग कहेंगे कि ये एंगल जानबूझ के डाला हुआ है, कास्टिस्ट एंगल, कोई डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, स्टोरी का इसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन स्टोरी का इसका थोड़ा सा कैसे संबंध डालने की कोशिश करिए, आई टेल यू, कि वो बच्ची वो साइंटिस्ट बनती है जो फाइनली इसके ऊपर क्योर ढूंढती है, और उसे अपने पिताजी के ये वर्ड्स याद रहते हैं कि देखो बेटा, उसके वर्ड्स में तुम्हारे दिमाग में और मेरे दिमाग में भी गूंजते रहेंगे। लोग कहेंगे कि तू कैटेगरी से आई है, तू तो रिजर्वेशन की वजह से तुझे पोस्ट मिली है, तू मेरिटोरियस नहीं है। लेकिन उस आवाज़ को छोड़ देना और अपने दिल की आवाज़ की सुनना कि तुम कर सकती हो, और फिर वो करके दिखाती है और फाइनली वो क्योर वगैरह ढूंढ लेती है। अब एक्चुअली ये कास्ट वाला एंगल डालने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें, ठीक है, लेकिन बीइंग अ लेफ्ट लीनिंग शो इन्होंने वो थोड़ा सा एंगल डाला हुआ है। ठीक ही है यार, इतना कोई खास बुरा काम नहीं किया उन्होंने, आई थिंक इट्स ओके। एक सोशल मैसेज के रूप में अगर उन्होंने डाला है तो मुझे कोई खास आपत्तिजनक नहीं लगता, ये ठीक ठाक ही है, बट अननेसेसरी था, जो ज़रूरत नहीं थी उसकी। स्टोरी
इसके बिना भी चल सकती थी, वो जानबूझ के डाला हुआ लगा मुझे। फिर कुछ हार्ट टचिंग मोमेंट्स हैं, जैसे मदर जब मरती है तब वो कहती है कि भाई मैंने उसे पता होता है कि 2 दिन के बाद वो मर जाएगी, क्योंकि वो डिसीज़ ही ऐसा होता है कि वो जब हिचकी आने लगती है उसके बाद में 2 दिन के बाद में वो बंदी मरने वाली होती है, तो पता ही होता है सबको। अब वो कहती है कि देखो ऐसा है कि मैंने अपने बेटी को कहा था, हमारे बेटी को, कि तू जल्दी सो जाएगी ना तो मैं तुझे फ्रूटी दे दूँगी। और बोले वो सो गई, लेकिन सुबह उठकर बोले मैंने अपना वादा नहीं निभाया, मैं फ्रूटी देना उसे भूल गई। वो फ्रूटी आज भी मेरे पास है। और अब देखो हम अलग बैठे हुए हैं और बच्चे अलग बैठे हुए हैं, तो हम जुदा हो गए उन दोनों से। तो कैसी माँ हूँ मैं। फिर वो फ्रूटी अपने वो डैडी को देती है, वो बेचारा बहुत रोता है। वो फ्रूटी वो आखिर तक उस बच्ची के लिए संभाल के रखता है। फिर आखिर में उन्हें बताया नहीं है कि वो फ्रूटी देते हुए दिखाना चाहिए था, लेकिन वो मैंने तो नोटिस नहीं किया। अगर नोटिस किया आपने तो मुझे कमेंट में बताइए, लेकिन मुझे तो नहीं दिखा सीरीज़ में कि वो देता है। वो सीन बहुत ही इमोशनल और अच्छा हो सकता था, पता नहीं, इट इज़ अ मिस। उन्होंने शायद वो सीन क्यों नहीं डाला, या फिर बहुत लंबी हो रही थी सीरीज़, कट कर दिया, क्या किया, आई डोंट नो। लेकिन वो सीरीज़ बहुत वो सीन अगर डालते तो बहुत अच्छा लगता। ओके, अब आगे चलते हैं। दूसरा एक हार्ट टचिंग मोमेंट तब दिखाई दिया जब वो पिता अपने बेटी से मिलता है और बेटी पहली बार, यानी इतना सब कुछ हो जाने के बाद में, अपने पिताजी को देखती है। वो बहुत ही हार्ट मेल्टिंग काइंड ऑफ सीन था, बहुत ही हार्ट टचिंग सीन था। फिर जब भी ये ट्राइबल सॉन्ग बोला जाता है, गाया जाता है, सॉन्ग दैट नेवर डाइज, इमॉर्टल सॉन्ग, वो एक ट्राइबल सॉन्ग है, साउथ इंडियन सा लगता है वो थोड़ा सा। वो सॉन्ग यार बहुत इमोशनल है। और जब सिचुएशन बहुत ख़राब होती है ना, तब ये सॉन्ग आपको एक आशा, एक उम्मीद जगाती है, और इसलिए ये बहुत ही सूदिंग सा और अच्छा लगता है। और इस सॉन्ग के वक्त हमेशा कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा होता है, तो वो आप बहुत ही इमोशनल एंगल से देखते हो। और वो सॉन्ग तो कई लोगों के आंखों में पानी आ सकता है इस सॉन्ग को सुनकर, तो वो भी बहुत हार्ट टचिंग मुझे लगा। फाइनली ट्रूइज़म रियलिस्टिक ज़्यादा दिखाया है, आइडियलिस्टिक कम। ये मैंने पहले भी बताया कि एक नॉन वायलेंट फादर होता है। जो फादर होता है वो नॉन वायलेंट क्यों होता है, वो हाथ नहीं उठाता कभी बच्चों के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने एक बार उसे बहुत मारा होता है, और तब वो डिसाइड करता है कि भाई मैं बड़ा बनने के बाद में ना, मैं अपने बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन वही पिता उसके बाद में वो सांप को भी मार देता है, उस नर्स को भी मार देता है, तो वो खूनी बन जाता है ना। इस लेवल तक सर्वाइवल का बैटल है। आपके एथिक्स, मॉरल्स तभी तक काम आते हैं जब तक आपके जान पर न बनाई हो। अगर आपके जान पे बनाती हो तो सारे मॉरल्स आप बाजू में रख देते हो, आपको सर्वाइवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये नॉन वायलेंट फादर किल्स द स्नेक एंड ईट्स इट्स एग एक्चुअली एक ही एग खाते हुए दिखाया। एंड नॉन वायलेंट फादर किल्स द नर्स हु केप्ट हिज डॉटर सेफ। ये भी एक ट्रूइज़म ज़्यादा इसमें दिखाया है, आइडियलिस्टिक कम दिखाया है। फिर चिरंजीवी जो है, चीरू जो है, ही टर्न्स अगेंस्ट द ट्राइबल्स। यानी ये जो चिरंजीवी होता है ये पहले ट्राइबल्स के ख़िलाफ़ चले जाता है, फिर ट्राइबल्स को पकड़ा के देता है, जाने अनजाने पकड़ा के देता है। लेकिन यानी पुलिस इसका पीछा करती रहती है बिना इसे बताए, और फिर वो जब इससे मिलता है तब वो पकड़ में आ जाता है, ऐसा है। तो इसके बाद में इसको कितना गिल्टी फील होता है जब इसे पता चलता है कि ये खुद एक ट्राइबल है, और बाद में उसके मम्मी के साथ क्या संबंध थे ट्राइबल्स के, और कितने घनिष्ठ संबंध थे। और फिर वो सब, वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रूइज़म मुझे लगा इसमें, कि चिरंजीवी का नेचर कैसे कैसे बदलता गया, वो बहुत ही रियलिस्टिक बताया, मुझे अच्छा लगा। LG इज़ प्रो ट्राइबल्स बट लेटर टर्न्स अगेंस्ट देम, ये भी मुझे अच्छा लगा। LG बिल्कुल प्रो ट्राइबल्स दिखाया है। आखिरी एपिसोड में वो बदल जाता है और बोलता है कि यार हज़ारों की जान अगर बचानी है तो मैं इन 400 लोगों की जान ले सकता हूँ। फिर आखिर में जो ट्राइबल्स है वो पहले प्रो मेनलैंडर्स है,
यानी मेनलैंडर्स को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें पता होता है कि जो वाटर सप्लाई है जो इस लेक से जा रहा है तो वो लेक कंटेमिनेटेड है, तो इनको वाटर सप्लाई जाएगा तो ये लोग मर जाएंगे, तो वो उनका वाटर का जो पाइप होता है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी इनकी जान बचाने के लिए। इतने वो इनके फेवर में होते हैं, लेकिन बाद में जब ये इनके जान के ऊपर आ जाते हैं तब वो उनको भी मारने के लिए पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो ये भी इनके खिलाफ हो जाते हैं। एंड फाइनली हु इज़ द फिटेस्ट, हु विल सर्वाइव, यानी मेनलैंडर्स सर्वाइव करेंगे या लोकल्स वहाँ के जो है ट्राइबल्स वो सर्वाइव करेंगे, ये क्वेश्चन व्यूअर्स के डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ा हुआ है, आपके विवेक बुद्धि के ऊपर छोड़ा है। ये भी मुझे एक रियलिस्टिक चीज़ लगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि ऐसे सिचुएशन में कौन जीतेगा ये बोलना किसी मूवी में या फिर सीरीज़ में ये गलत होगा। मेनलैंडर्स को जीतता हुआ दिखाना भी गलत होता और ट्राइबल्स को जीतता हुआ दिखाना भी गलत होता। तो यहाँ पे ही उन्होंने वेब सीरीज़ एंड कर दी है, मुझे बहुत अच्छा एंडिंग लगा, ये करेक्ट एंडिंग है, इसके आगे दिखा भी नहीं सकते थे। ठीक है, और फाइनली मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा TVF का कुछ छाप है क्या इस पर। TVF यानी एक थोड़ा सा कॉमेडी बनाते हैं ना वो लोग, मास एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ कॉमेडी, तो इसमें मुझे TVF का जैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा। सिर्फ एक ही चीज़ लगी कि यार वो केतन जो होता है ना, जो पुलिस ऑफिसर, वो यार हमेशा बोलते रहता है कि मुझे ना वो एक पर्टिकुलर फ्लेवर वाले चिप्स चाहिए, और वो उसे अंडमान निकोबार आइलैंड में कहीं नहीं मिलते। कॉरपोरेट लोगों के पास सब फ्लेवर के होते हैं, तो आखिर में उसे वो फ्लेवर का वहाँ मिल जाता है। जब वो मार खा रहा होता है तब वो चिप्स वगैरह के ऊपर गिरता है और तब वो देखता है अरे ये तो मेरे चिप्स मुझे मिल गए, और वो फिर जोश में आके वो चिप्स खा भी लेता है और फिर कहता है कि अरे इतना ही मार रहा है तो और मार मुझे तो ये थोड़ा सा डार्क कॉमेडी काइंड ऑफ दिखाई है TVF की, लेकिन बाकी TVF का कोई छाप मुझे लगी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि TVF के लोगों ने इसकी राइटिंग करी है। ओके, फाइनली क्रिंज कहाँ हो जाता है ना, देखो केतन यानी अमेय वाघ फॉल्स इन लव विद दैट बायो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर गागरा है उसके प्यार में पड़ जाता है। यार वो थोड़ा सा ना क्रिंज लगा मुझे। क्रिंज इसलिए लगा क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर ना नॉर्मली, भले ही उसके चेहरे से उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन हमें हिस्ट्री से पता है कि यार ये बहुत सालों से इंस्पेक्टर है, या जो भी वो कहता है DPSO जो भी है, कोई पुलिस ऑफिसर होता है किसी प्रकार का। तो यार ये बहुत वर्षों से पुलिस ऑफिसर है, इसका मतलब इसकी एज काफ़ी अच्छी होगी, यानी ये शायद 31, 32, 35 के आसपास होगा। और वो जो डेटा साइंटिस्ट होती है, सॉरी बायो साइंटिस्ट होती है, वो बायो साइंटिस्ट बेचारी बिल्कुल ही कॉलेज पास आउट लगती है ना। तो यार एज डिफरेंस को देख के ना, यानी वो 26 साल की होगी लेटेस्ट से, तो 26 साल 35 साल, वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लगा मुझे, ठीक नहीं लगा, वो थोड़ा सा क्रिंज लगा मुझे। अगर ये इसके प्यार में नहीं भी पड़ता ना, ऐसे दिखा सकते थे कि मुझे उस बच्ची के बारे में बहुत सेंटिमेंटल फील हुआ, ये दिखा सकते थे, लेकिन आई फेल इन लव विद द साइंटिस्ट, वो थोड़ा सा क्रिंज लगा मुझे। बाद में केतन कॉल्स द विलन एज कंचन, एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर दिखाया है, ऐसा बिल्कुल जो कॉरपोरेट्स का बॉडी गार्ड के तौर पे दिखाया है। और ये अमेय वाघ थोड़ा सा ऐसा, भले ही पुलिस में होता है लेकिन इतना कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया, तो वो उस बॉडी गार्ड को हमेशा कंचन कहता है, अरे कंचन माय डार्लिंग, इस टाइप से, यानी लड़की का नाम देता है। तो ये भी मुझे थोड़ा सा क्रिंज लगा, ऐसा यानी कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसा क्रिंज दिखाने की। फिर फाइनली केतन को आखिर में ना वो कॉरपोरेट चिढ़ जाता है इसके ऊपर कि आपने उस बायो साइंटिस्ट को छोड़ कैसे दिया, उसकी जान कैसे बचा दी, मैं तो उसे इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाना चाहता था और एक तरीके से गुलामी कराना चाहता था कि ये ढूंढो इसके ऊपर कुछ तो करो, यानी उन ट्राइबल्स को मार के उनमें से एंटीडोट खींचो, ये उस साइंटिस्ट से कराना चाहता था। लेकिन यह अमेय वाघ उसको भगा देता है क्योंकि अमेय वाघ उसके प्यार में पड़ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो कॉरपोरेट उस कंचन से, यानी उस बॉडीगार्ड से इसे मार पड़वाता है, इसे बेदम मारता है, यानी मार गिरवाता है इस पे। तो वो थोड़ा सा गलत लगा मुझे, क्योंकि यार वो एक ऑफिसर दिखाया है, ऑफिसर वो उसका यूनिफॉर्म वही था
वाइट शर्ट दिखाया है, एक्चुअली इट शुड बी खाकी शर्ट लेकिन वाइट दिखाया है इसमें, और खाकी पैंट। तो खाकी पैंट, बेल्ट पहना हुआ, पिस्तल लगाया हुआ ऐसे ऑफिसर को मार जब पड़ती है अच्छा नहीं लगता। देखो यार, एक कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना आड़े आ जाती है, वी डोंट फील गुड। देखो कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर्स ये देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और मुझे नहीं अच्छा लगा वो एक पुलिस ऑफिसर को मार खाते हुए दिखाना, और वो भी एक बॉडीगार्ड से। और वो पुलिस ऑफिसर इतना वीक क्यों दिखाया यार कि वो एक बॉडीगार्ड को हैंडल नहीं कर सकता। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता अगर वो कंचन को एक कान के नीचे लगा देता और कंचन हक्का बक्का रह जाता, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता सीन। लेकिन ये बहुत क्रिंज लगा मुझे कि एक पुलिस ऑफिसर को ऐसे ही मारे जा रहे हैं, और वर्दी तक उस वर्दी पहनी हुई है उसने, वो और भी ज़्यादा क्रिंज लगा मुझे। और सबसे ख़राब बात मुझे ऐसी लगी कि उसके पास पिस्टल है यार, वो पिस्टल है फिर भी वो मार खाए जा रहा है, अच्छा नहीं लगा मुझे। ऐसा दिखा देते कि चलो वो पिस्टल निकालता है, उसको मार देता है। ये बॉडीगार्ड अगर मर भी जाता ना इस सीरीज़ में, तब भी कोई खास स्टोरी में कोई खास अंतर नहीं पड़ता। वो क्यों मार खाते हुए दिखाया, मुझे यही बात नहीं अच्छी लगी। यानी वहाँ दिल टूटा मेरा थोड़ा सा। अति रियलिज़म के चक्कर में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और ये रियलिस्टिक भी नहीं है। किसी वर्दी वाले को मारना कोई खास आसान बात नहीं है, ये कितना भी बड़ा कॉरपोरेट हो जाए नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, यानी यहाँ पे मैं विरोध दिखाऊंगा थोड़ा सा। और फाइनली एक मिस आउट ऐसा था कि फ्रूटी के ऊपर इतना पूरा सब आपने बताया कि वो बंदी बेचारी अपने बच्ची के लिए वो फ्रूटी बचा के रखती है, फिर ये बाप वो फ्रूटी बचा के रखता है। वो सांप वाला सीन जो दिखा है उसमें वो फ्रूटी नहीं पीता, वो सांप का अंडा खा लेगा लेकिन फ्रूटी नहीं खाएगा। फिर आपको ये दिखाना चाहिए था, वो फ्रूटी को अपने बच्ची को जब देता है उसके चेहरे की स्माइल, ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए थी आपको। वो थैंक्स कैसे बोलती है अपने बाप को, वो दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाया आपने। ये एक बहुत बड़ा मिस है इस सीरीज़ का। मुझे ऐसा लगता है कि ये यानी कैसा कोई डायरेक्टर यार मिस कर सकता है। ये शायद उन्होंने बाद में कट कर, ये सीन हो सकता है हुआ होगा लेकिन उन्होंने कट कर दिया आखिर में, शायद बहुत लंबी हो रही थी सीरीज़ या जो भी है। लेकिन ये सीन नहीं कट करना चाहिए था यार, बाकी कुछ भी कट कर देते हो चलता है। ये सीन इम्पॉर्टेंट था ऐसा मुझे लगता है। चलो इसको छोटा कर सकते थे आप, 15 सेकंड पे ला कर रख सकते थे, उसकी स्माइल दिखा देते यार। वो सिर्फ ऐसा फ्रूटी दे रहा है और वो बेचारी स्माइल दे रही है, इतना भी काफ़ी था, 15 सेकंड काफ़ी था। लेकिन आपने पूरी तरीके से इस सीन को कट कर दिया, ये मिस है आपका। ये मैं सोचता हूँ कि ये इस सीरीज़ का एक मिस आउट है, आपने मिस कर दिया, वो ये होना ही चाहिए था। तो ये था एक पूरा एनालिसिस, मैंने वो सारी चीज़ें बताई जो मुझे एक डिटेल वाइज मैंने बताया कि क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा। आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा और इतने डिटेल में बनाना चाहिए या नहीं, स्पॉयलर्स दिए वो अच्छा लगा नहीं लगा आपको, ये भी मुझे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम। ये है अमित शिरासा और आप देख रहे हैं फिल्म रिव्यू।